हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। जनरल पैथोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए अब हम तीसरे चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो कि है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। टू बिगिन विद वी आर गोइंग टू स्टडी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बाद नेक्स्ट होंगे नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। फिर हम शॉर्ट में जो पीडियाट्रिक के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। एंड लास्टली इन सारी डिजीजेस की डायग्नोसिस कैसे बनाई जाती है पैथोलॉजी लैब में, उसको भी हम एंड में समझेंगे। बट पहले हमें जो समझना है वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जिसमें 5 तरीके की चीजें आती हैं। वील बिगिन वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स के बारे में। तो पहला आधा घंटा आपको जितने भी निमोनिक्स हैं जो जानने हैं इस चैप्टर में, उन सब निमोनिक्स को एक जगह कंसाइज करके हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, और इसके लिए एक निमोनिक है, दैट इज ही हैज अ वेरी डोमिनेंट एंड पावरफुल फादर। सो जब हम ही से स्टार्ट करेंगे तो जितने भी हेरिडिटरी वाली डिजीजेस इसके अंदर आती हैं वो सब यहाँ हम इंक्लूड करेंगे। दैट इज ही फॉर हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलैंजियोक्टेसिया, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलन कैंसर। सर्जरी के लेक्चर्स में आपने पढ़ा होगा दैट हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलन कैंसर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HNPCC, इसका दूसरा नाम है लिंच सिंड्रोम। एंड क्योंकि इसके अंदर हमने सिंड्रोम शब्द का इस्तेमाल करा है, मतलब इसमें बहुत से कैंसर्स हैं जो एक साथ एक ही मरीज में देखे जाते होंगे। तो लिंच सिंड्रोम में 3 तरीके के कैंसर्स देखे जाते हैं, जिनका नाम है CEO कैंसर्स। कैसे याद करेंगे? C फॉर कोलन कैंसर होता है इन मरीजों में, नेक्स्ट E is for endometrial cancer, and O is of course going to be for ovarian cancers. So again as I said, 3 तरीके के cancers। और याद करने का तरीका, CEO has gone for lunch, क्योंकि किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयज तो शायद नहीं लंच कर पाते होंगे किसी ना किसी काम की वजह से, पर CEO जो हेड है वो जरूर लंच कर सकता है। So CEO has gone for lunch. Now he में सारे हेरिडिटरी वाली डिजीजेस आती हैं। He has, इसके अंदर एक दिमाग की बीमारी, एक दिल की बीमारी। So दिमाग की बीमारी दैट इज H for Huntington disease, एंड दिल की बीमारी दैट इज हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। इसके बारे में एक क्वेश्चन आपने पक्का मेडिसिन में पढ़ा है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में जो हार्ट का शेप होता है दैट इज द बनाना शेप्ड हार्ट। He has A for autosomal dominant polycystic kidney disease। तो ऑब्वियस है कि आगे जाके हम एक autosomal recessive polycystic kidney disease भी पढ़ेंगे। He has a very, V से 2 डिजीजेस हमें याद करनी है, V for वॉन विलिब्रिन डिजीज एंड V for VHL सिंड्रोम। VHL सिंड्रोम इज वॉन हिपेल लिंडाउ सिंड्रोम। इस सिंड्रोम पे आपको क्रोमोसोमल डिलीशन पूछी जाती है। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो VHL में 3 अक्षर है, तो क्रोमोसोम कौन सा डिलीट होगा? तीसरा क्रोमोसोम डिलीट होता है, दैट इज डिलीशन 3P, दैट इज नोटेड ओवर हियर। He has a very, अगला वर्ड आता है डोमिनेंट एंड पावरफुल फादर। तो डोमिनेंट वर्ड के हर अक्षर से हमें एक डिजीज पढ़नी है। उन सब डिजीजेस को पढ़ने से पहले उन सारी डिजीजेस में एक चीज कॉमन है कि इन सब डिजीजेस में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आपको देखा जाएगा। तो हमारी बॉडी की जिन जिन चीजों ने हमारे शरीर की बनावट में हेल्प करी है, जैसे कि बोन, जैसे कि मसल, जैसे कि कार्टिलेज, वो सारी चीजें जो हमारी बनावट में हेल्प करती हैं, अगर उनमें डिफेक्ट होगा तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन डिफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल डोमिनेंट के पहले 3 अक्षर पढ़ते हैं। D फॉर व्हाट? मसल डिस्टोनिया। तो मसल हमारे शरीर के स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, तो मसल डिस्टोनिया ऑटोसोमल डोमिनेंट। O फॉर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट, दैट इज ऑस्टियो इज ऑब्वियसली बोन, हड्डी, तो वो भी हमारे स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। M फॉर मार्फन सिंड्रोम, जो हम अभी पढ़ेंगे, ये भी मार्फन सिंड्रोम भी एक्चुअली बोन और जॉइंट से रिलेटेड ही एक डिजीज होती है, तो दैट इज ऑल्सो ऑटोसोमल डोमिनेंट। I फॉर इंटरमिटेंट पोरफायरिया। N से 2 तरीके की चीजें देखी गई हैं, दैट इज गोइंग टू बी NF1, NF2। N आई थिंक एवरीवन नोज, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस। एंड एक और N है, दैट इज नूनेन सिंड्रोम, दैट इज ऑल्सो ऑटोसोमल डोमिनेंट। A फॉर व्हाट? एकॉन्ड्रोप्लेजिया। एकॉन्ड्रो, कार्टिलेज। कार्टिलेज भी हमारे शरीर की बनावट में, स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, तो कार्टिलेज का प्रॉब्लम भी ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया। एंड फाइनली वी हैव T फॉर ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, व्हिच इज आल्सो ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो जो निमोनिक था वो था he has a very dominant and lastly powerful father. So what is P? P for pseudo hypoparathyroidism,
एंड फादर के लिए हम याद करेंगे FA। सो FA में सारी जितनी भी डिजीजेस जिनमें FA वर्ड आता है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मतलब FA फॉर फैप, फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। सर्जरी में पढ़ते हैं, इसमें इंटेस्टाइन में 100 से अधिक पॉलिप्स इंटेस्टाइन में देखे जाते हैं, फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी FA फॉर ली-फ्रॉमेनी सिंड्रोम। FA ली-फ्रॉमेनी सिंड्रोम क्या होता है? ये सिंड्रोम जिसमें P53 जीन की म्यूटेशन देखी जाती है। P53 जीन जो कि हमारी बॉडी का चौकीदार या पुलिसमैन माना जाता है, गेट कीपर, पुलिसमैन, उसे P53 बोलते हैं। जब उसमें म्यूटेशन होती है तो उसे ली-फ्रॉमेनी सिंड्रोम बोला जाता है। एंड फाइनली वी टॉक अबाउट FA फॉर फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया। सो ये जितने भी फैप, Fromeny and familial hypercholesterolemia है, these are also coming under father, so these are autosomal dominant. अब इन सब में से जो डिटेल में पढ़ना है, जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज मार्फन सिंड्रोम। तो मार्फन सिंड्रोम पढ़ने से पहले वी नो इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। कौन से क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होती है? दैट इज क्रोमोसोम 15। और क्रोमोसोम 15 पे कौन से वाले जीन में दिक्कत है? दैट इज FBN1 जीन। सो FBN स्टैंड्स फॉर फिब्रिलिन 1 जीन डिफेक्ट। अगर पूछा गया कौन से जीन में डिफेक्ट होता है, it is fibrillin 1 gene defect. Now first I will tell you the clinical features. Marfan syndrome के clinical features याद करने के लिए निमोनिक भी हमने सेम बनाया है, Marfan syndrome. So let's start. M for what? Mitral valve prolapse. तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मार्फन्स के पेशेंट में कार्डियक में सबसे कॉमन abnormality कौन सी होती है? Mitral valve prolapse. और क्या होता है हार्ट में? देयर इज ऑल्सो एओटिक डिसेक्शन। सिंपल वर्ड्स में एओटा में टेयर होना, फटना, दैट इज एओटिक डिसेक्शन। किसी के एओटा में अगर टेयर होगा तो ऑब्वियसली दैट पर्सन विल डाई। तो अगर हमसे पूछा गया व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, दैट इज एओटिक डिसेक्शन। आर फॉर रेटिनल डिटैचमेंट। वी ऑल नो रेटिनल डिटैचमेंट से ब्लाइंडनेस हो सकता है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी सिवियर। F फॉर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स चाहे वो थंब जॉइंट हो या फिर एल्बो जॉइंट हो या शोल्डर या हिप जॉइंट हो, तो इन सारी जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ जाती है, पर सबसे कॉमनली जो जॉइंट इन्वॉल्व होता है दैट इज द थंब जॉइंट। A फॉर एरिकनोडेक्टाइली। एरिकनोडेक्टाइली का मतलब इन पेशेंट्स की जो उंगलियों की लेंथ है दैट इज मोर, सो दे हैव लेंथी फिंगर्स। एज यू कैन सी ओवर हियर, दे हैव वेरी वेरी लेंथी फिंगर्स। अगर आप इनके थंब को देखें तो थंब इनके पाम हथेली में से भी बाहर आ रहा है, सो दैट इज सेड टू बी लॉन्ग स्लेंडर फिंगर्स। इनको एक और नाम दिया गया है, दैट इज स्पाइडर फिंगर्स। आजकल एक और चीज है विद A विच इज गेनिंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, दैट इज हाई आर्च्ड पैलेट। तो इन पेशेंट्स के जो पैलेट, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट का आर्च होता है वो बढ़ा हुआ होता है। Finally, Marfans में N for 9 feet tall. So these individuals are very very tall. 9 feet tall, exactly 9 feet नहीं होते, ये निमोनिक के लिए हमने बनाया है। So यहाँ तक हमने आधा निमोनिक पढ़ा, that is Marfans. But इसे बोला जाता है Marfans syndrome या Marfans disease. तो अगर हम इसे Marfans disease बोलेंगे तो इन पेशेंट्स में डिस फॉर डिसलोकेशन ऑफ लेंस देखा जाता है। तो अब ऑफ्थेल्मोलॉजी में डिसलोकेशन ऑफ लेंस का जो दूसरा एक्चुअल नाम है उसे बोला जाता है एक्टोपिया लेंटिस। एंड पूछा जाता है कि डिसलोकेशन ऑफ लेंस कौन से डायरेक्शन में होता है, तो अगर आप देखें इसमें सुपेरो टेम्पोरल डिसलोकेशन है, विच मीन्स कि जो लेंस है वो सुपेरो मतलब ऊपर की तरफ और टेम्पोरल मतलब बाहर की तरफ डिसलोकेट होता है, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, सुपेरो टेम्पोरल। और याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, क्योंकि मार्फन में ऑलरेडी फैन वर्ड आता है, तो अगर आप देखें फैन यानी कि पंखा, पंखा कहाँ लगा है? पंखा आपके जो रूम में वो ऊपर लगा है, सीलिंग पे लगा है, तो छत पे पंखा लगा है तो मतलब पंखा ऊपर गया, तो सुपेरो। और पंखे की जो हवा होती है वो हमेशा चारों कोनों में जाती है, मतलब बाहर की तरफ जाती है, तो पंखा ऊपर लगा है और हवा बाहर जाती है। रिमेंबर, पंखा ऊपर तो सुपेरो, हवा बाहर मतलब टेम्पोरल। तो मारफैन को आप फैन यानी पंखे से याद करेंगे। और यही ऑफ्थेल्मोलॉजी में अगर इसका उल्टा आपसे पूछा गया कि इन्फेरोनेजल मतलब नीचे और अंदर, इन्फेरोनेजल कहाँ पे देखा जाता है, कौन सी डिजीज में, तो वो डिजीज का नाम है होमोसिस्टिन्यूरिया। The name of the disease is homocystinuria, जिसके नाम से आपको पता लगता है इन्फेरोनेजल लेंस डिसलोकेशन। मार्फन सिंड्रोम को हम मार्फन डिजीज भी बोलते हैं, तो डिजीज मतलब डिसलोकेशन। यदि आप इसे मार्फन सिंड्रोम बोलोगे तो सिंड्रोम से आपको स्टर्नम याद आएगा। स्टर्नम में क्या डिजीज देखा जाता है? इन पेशेंट्स को पिजन चेस्टेड बोलते हैं, स्टर्नम में अबनॉर्मैलिटी है। तो अगर आप ध्यान से देखें, मार्फन में हार्ट, एओटा, आईज,
फिंगर्स, स्केलेटन, सब कुछ इन्वॉल्व है। बट अगर पूछा गया विच इज द मोस्ट कॉमन अबनॉर्मैलिटी आउट ऑफ दिस, सो रिमेंबर स्केलेटल अबनॉर्मैलिटी मतलब बोन रिलेटेड अबनॉर्मैलिटी सबसे ज्यादा देखी जाती है, जिसके लिए मेडिसिन में दो साइंस भी हैं, स्टीनबर्ग साइन एंड वॉकर साइन। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका निमोनिक है। स्टीनबर्ग साइन में टी आता है तो ये थंब से रिलेटेड है। आप इसमें मरीज को बोलोगे कि अपने थंब को ऐसे फोल्ड करे और उसके ऊपर अपनी उंगलियों से अपनी हथेली को बंद कर ले, तो हम लोगों में आपको कभी भी थंब हथेली से बाहर आता हुआ नहीं दिखेगा, पर इन मरीजों में आपको ये थंब जो होगा वो अंगूठा हथेली से बाहर आता हुआ दिखेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि इन मरीजों की जो उंगलियां हैं और जो अंगूठा है वो जरूरत से ज्यादा लंबा है, दैट इज एरिकनोडेक्टाइली। तो स्टीनबर्ग साइन कौन सा वाला साइन है? थंब वाला साइन। दूसरा साइन जो है वो है वॉकर साइन, W फॉर W, मतलब ये रिस्ट वाला साइन है। आप इन मरीजों को बोलोगे कि जो इनकी कलाई है वो इन्हें पकड़नी है, पर कौन सी उंगलियों के बीच में? जो सबसे छोटी उंगली है लिटिल फिंगर और अंगूठे के बीच में अगर ये अपनी कलाई पकड़ सकते हैं तो मतलब वॉकर साइन पॉजिटिव है, बिटवीन द लिटिल फिंगर एंड द थंब। तो ये या तो बहुत पतले लोग ऐसा कर सकते हैं या फिर मार्फिन्स के लोग ऐसा कर सकते हैं। तो रिमेंबर वॉकर साइन क्या होता है? रिस्ट वाला साइन। और स्टीनबर्ग साइन क्या होता है? थंब वाला साइन। इन सब चीजों से मार्फिन सिंड्रोम एंड डिजीज तो खत्म हो गई, बट इन सब चीजों को मिलाकर मेडिसिन में एक क्राइटेरिया बनाया गया है विच इज रेफर्ड टू एज द रिवाइज्ड गेंट्स क्राइटेरिया। रिवाइज्ड गेंट्स क्राइटेरिया सेज 3 क्राइटेरिया है, तीनों आपको फुलफिल करने जरूरी है। सबसे पहले क्योंकि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो फैमिली हिस्ट्री का होना जरूरी है कि या तो माता पिता या ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर किसी में ये रहा हो। दूसरा, पेशेंट में क्लिनिकल फीचर्स होने चाहिए जो अभी हमने निमोनिक पढ़ा, मार्फन सिंड्रोम। और तीसरा, इसकी जेनेटिक म्यूटेशन प्रूव हो जानी चाहिए। कौन सा जीन म्यूटेटेड होता है? फिब्रिलिन 1 जीन म्यूटेशन। इन तीनों क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल कर दोगे तो मार्फन सिंड्रोम है मरीज। इन सब चीजों के साथ ऑटोसोमल डोमिनेंट के निमोनिक्स और डिजीजेस हमने खत्म करी हैं। जो अगला डिजीज हमें पढ़ना है दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए आप ये निमोनिक याद करोगे। सबसे पहले पास्ता, फ्राइड, चावल। सो पास्ता से शुरुआत करते हैं। पास्ता में पी और ए ये दो बायोकेमिस्ट्री के डिसऑर्डर्स हैं, दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया और एल्कैप्टोन्यूरिया। ध्यान से देखो तो दोनों में यूरिया है, मतलब यूरिन की प्रॉब्लम्स है। फिनाइल कीटोन्यूरिया में कैसा यूरिन का प्रॉब्लम देखा जाता है? देयर इज अ माउसी और मस्टी ओडर ऑफ द यूरिन। जैसे चूहे के मरने पे जो स्मेल आती है वैसे ही स्मेल यूरिन में से आती है, दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। एल्कैप्टोन्यूरिया क्या है? देयर इज ब्लैक कलर यूरिन ऑन स्टैंडिंग। अब यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है जिसके लिए ये इमेज दी जाती है। तो एल्कैप्टोन्यूरिया में जिस भी चीज का आपको डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा वहां पर ब्लैक डिस्कलरेशन मेंशन्ड होगा। तो अगर आप इस मरीज के नाखून देखोगे तो नाखूनों में आपको डेफिनेटली नेल्स ब्लैकिश कलर के दिखेंगे। अगर आप इस पेशेंट का कार्टिलेज देखोगे, जैसे ईयर्स हो गए या टिप ऑफ नोज हो गया, तो कार्टिलेज में भी आपको ब्लैक कलर दिखेगा। और अगर आप इस मरीज का यूरिन सैंपल देखोगे, अब यहाँ पे ध्यान रखना, पेशेंट आपके पास कभी भी नहीं आएगा कि ये बोलता हुआ कि मैंने आज सुबह जब यूरिन पास करा तो वो काले रंग का था। नहीं, पेशेंट जब यूरिन पास करता है तो वो नॉर्मल कलर का है, पर उस यूरिन को अगर आप हवा के संपर्क में थोड़े समय के लिए छोड़ दो तो आप देखोगे कि उस यूरिन का जो कलर है वो काला हो जाता है। सो ब्लैक कलर यूरिन ऑन स्टैंडिंग, मतलब हवा के संपर्क में आने के बाद वो काले रंग का होगा, तो उसे बोला जाएगा ब्लैक कलर यूरिन ऑन स्टैंडिंग। और ये जो इतनी सारी चीजें हम कह रहे हैं कि ब्लैक कलर हो रहा है, ये किसके अक्यूमुलेशन की वजह से हो रहा है? तो जो ब्लैक कलर है दैट इज होमोजेंटिसिक एसिड अक्यूमुलेशन। इसकी वजह से चाहे यूरिन हो, चाहे कार्टिलेज हो, चाहे नेल्स हो, ये सब ब्लैक होमोजेंटिसिक एसिड की वजह से हो रहे हैं। सो कमिंग बैक टू द पास्ता चावल निमोनिक, पी और ए यूरिन की प्रॉब्लम्स हो गई। एस और टी हिमैट में दो प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया, वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। पास्ता के बाद अब फ्राइड चावल। सो फ्राइड, जैसा कि आपने लिखा फ्राइड, तो डिजीज का भी नाम फ्राइड ही है, मतलब फ्रेडरिक्स एटेक्सिया। नाउ लेट्स कम टू चावल। सो चावल में पहले सी और एच को एक साथ रखना, बिकॉज इसमें सब कुछ जो होगा वो सी और एच ही चलेगा। सबसे पहले सी से क्या है? पीडियाट्रिक्स में एक बहुत फेमस डिजीज है सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसपे पक्का क्वेश्चन आता है। देन एच से रिमेंबर सब कुछ एच और सी चलेगा। हीमोफीलिया एच, कौन सा वाला हीमोफीलिया? सी। देन होमोसिस्टिन्यूरिया, हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस मतलब आयरन का बढ़ना, आयरन ओवरलोड। सो रिमेंबर जितने भी HC वाली चीजें हैं वो इस निमोनिक में आएंगी। नाउ लेट्स कम टू, अगर आयरन ओवरलोड की बात करिए तो कॉपर ओवरलोड भी साथ साथ चलेगा। कॉपर ओवरलोड को क्या बोला जाता है? दैट इज रेफर्ड टू एज द विल्सन्स डिजीज।
कमिंग टू ए, कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ए से और भी दो चीजें हैं जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज ए फॉर एल्बिनिज्म, दैट इज स्किन के पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम, एंड ए फॉर एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। Finally, coming to L for lysosomal and glycogen storage disorders. सारे storage disorders भी autosomal recessive होते हैं. So we have finished a part of the mnemonic. Pasta, fried, चावल हुआ है अभी, but उसके बाद एक और mnemonic लिखा था जो कि है big facts. Big facts क्या है? जितने भी DNA repair defects हैं जो हम neoplasia के chapter में पढ़ते हैं, वो सब autosomal recessive हैं. उन्हें याद करने का तरीका big facts. So big क्या होगा? That is going to be Bloom syndrome. Then इसके बाद ये बाकी के 3 डिसऑर्डर्स याद करने के लिए आपको इसी फैक्स निमोनिक की मदद लेनी है, दैट इज एफ और ए को जोड़ो तो क्या मिला? फैंकनी अनीमिया। फिर ए और एक्स को जोड़ो तो क्या मिला? एक्स मतलब ए एक्स एटेक्सिया टेलैंजिएक्टेसिया, और लास्ट वाले एक्स से हमें क्या मिला? जेरोडर्मा पिगमेंटोसम। सो रिपीटिंग बिग फैक्ट्स में बिग फॉर ब्लूम, देन एफ ए फॉर फैंकनी अनीमिया, ए एक्स फॉर एटेक्सिया टेलैंजिएक्टेसिया एंड एक्स फॉर जेरोडर्मा पिगमेंटोसम। तो पास्ता, फ्राइड, चावल एंड बिग फैक्ट्स ये सारे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, बट इन सब में से जो डिटेल में हमें थोड़े बहुत पढ़ने हैं, दोज आर गोइंग टू बी द लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। सो लेट मी आस्क यू, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो कौन से लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर का आता है? टे-सैक्स डिजीज। अगर हम बायोकेमिस्ट्री पहले रिवाइज कर लें, पहले जल्दी से सोचो टे-सैक्स डिजीज में कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी थी, तो सैक्स वर्ड से हमेशा आपको 6 याद आएगा। तो कौन सा एंजाइम बनेगा? 6 मतलब हेक्सा, हेक्सोज अमाइनिडेज डेफिशिएंसी देखी जाती है। अब अगला क्वेश्चन, अल्फा हेक्सोज अमाइनिडेज या बीटा? तो टे-सैक्स डिजीज से मुझे पता लग रहा है कि अल्फा हेक्सोज अमाइनिडेज की डेफिशिएंसी देखी जाती है टे-सैक्स डिजीज में। नीट पीजी का रीसेंट क्वेश्चन था कि क्या इस मरीज में, पेशेंट में स्प्लीनोमेगाली देखी जाती है? नहीं देखी जाती। टे-सैक्स डिजीज में स्प्लीनोमेगाली नहीं होती। अभी हम जब अगली डिजीज पढ़ेंगे नीमैन-पिक डिजीज, उसमें स्प्लीनोमेगाली होती है। तो यहाँ पे देयर इज नो स्प्लीनोमेगाली। सो हाउ विल आई नो? 3 फोटोज हैं, यही 3 फोटोज आएंगी, तो जल्दी से ये याद कर लेते हैं। टे-सैक्स डिजीज में न्यूरॉन का साइज देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई वाटर बलून है, ठीक है, इतना बड़ा न्यूरॉन, तो हमने उसका क्या नाम रखा? बलून्ड न्यूरॉन। क्यों ये इतना बड़ा हुआ है न्यूरॉन? बिकॉज इसके अंदर बहुत ज्यादा फैट अक्यूमुलेट हुआ है। फैट का स्पेशल स्टेन क्या है? ऑयल रेड ओ। सो बलून न्यूरॉन्स ऑयल रेड ओ पॉजिटिव। अगला माइक्रोस्कोप अगर आप देखो तो ब्लैक एंड व्हाइट माइक्रोस्कोप मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड इसमें ऑल ऑफ यू कैन सी के जो टे-सैक्स डिजीज में हमें जो ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है वो अनियन स्किनिंग जैसा दिख रहा है। तो अनियन स्किनिंग कहाँ का है? ये लाइसोसोम का है, राइबोसोम का है, माइटोकॉन्ड्रिया का है? क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि अनियन स्किनिंग किस चीज की देखी जाती है। तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है तो जो अनियन स्किनिंग होगा वो भी लाइसोसोम्स का ही देखा जाएगा। एंड फाइनली अगर हम फंडस एग्जामिनेशन देखेंगे पेशेंट का, तो फंडस एग्जामिनेशन में वी ऑल कैन सी चेरी रेड स्पॉट। कौन से पार्ट ऑफ द फंडस में देखा जाता है? इट इज सीन इन द मैक्यूला। तो इन 3 चीजों को मिला के बोलते हैं टे-सैक्स डिजीज, अल्फा हेक्सोज अमाइनिडेज डेफिशिएंसी। जो दूसरी डिजीज है दैट इज नोन एज नीमैन-पिक डिजीज। नीमैन-पिक डिजीज याद करने का तरीका, नी मैन में एक तो मैन वर्ड आता है, दूसरा वर्ड आता है पिक। तो मैन हैज गॉन टू पिक हुम? मैन हैज गॉन टू पिक द जेब्रा। सो ये कौन जीब्रा को पिक करने जाएगा? आई डोंट नो, बट यही निमोनिक सालों से चलता है। तो मैन हैज गॉन टू पिक द जीब्रा। इससे क्या समझ में आई? तो मैन से तो याद आएगा कि हम कौन सी डिजीज की बात कर रहे हैं? नी मैन डिजीज। पिक से याद आएगा नीमैन पिक डिजीज। क्या पिक होता है? रिमेंबर, इन पेशेंट्स में जो हमारे मेडिसिन के फिजिशियंस हैं या जो सर्जन्स हैं, ये क्या पिक कर सकते हैं? दे कैन पिक द स्प्लीन। इसका मतलब इन मरीजों में स्प्लीनोमेगाली देखी जाती है। इससे पहले टे-सैक्स डिजीज में नहीं थी, नीमैन पिक में स्प्लीनोमेगाली देखी जाती है। एंड स्प्लीन जहां देखी जाती है वहां के एंजाइम का क्या डेफिशिएंसी है? स्फिंगोमाइलिनेज डेफिशिएंसी। दीज पेशेंट्स हैव स्फिंगोमाइलिनेज डेफिशिएंसी। सो नीमैन हो गया। पिक मतलब पिक किसे पिक करा? स्प्लीन को पिक करा। एंड पिक द जीब्रा, तो कौन सी बॉडीज देखी जाती है? जीब्रा बॉडीज। यू कैन सी ब्लैक एंड व्हाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड उसके अंदर आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट वाली जो लाइंस दिख रही हैं, दीज आर ऑल गोइंग टू बी द जीब्रा बॉडीज। द लास्ट लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर दैट यू हैव टू नो इज गॉशर्स डिजीज। नाउ रिमेंबर, गॉशर्स डिजीज का सबसे फेमस क्वेश्चन कि ये क्या शो करता है माइक्रोस्कोपिकली? इट शोज you the Gaucher cell, and Gaucher
सेल पहचानने का तरीका, क्रम्पल टिश्यू पेपर अपीयरेंस। तो यदि आप इस सेल को देखो, एक बड़ा सा सेल है और इसके अंदर व्हाइट व्हाइट रंग की लाइनें हैं। तो अगर आप किसी भी पेपर को क्रश कर देंगे तो उसके अंदर लाइंस बन जाती है, रिंकल्स बन जाते हैं, तो उसे बोला जाता है क्रम्पल टिश्यू पेपर अपीयरेंस। ये क्वेश्चन आज तक के सारे एग्जाम्स में हर साल आया ही आया है। गॉशर्स डिजीज शोज यू क्रम्पल टिश्यू पेपर अपीयरेंस। थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं कि क्या पेशेंट में होगा, कौन सा एंजाइम डेफिशिएंसी है। तो आज से आप इसे याद कर सकते हो। गॉशर्स की बजाय यू कैन लर्न इट एज गाउचर्स डिजीज, आउच, बिकॉज पेशेंट को हमेशा बोन पेन की एक शिकायत रहती है, तो आउच के लिए हम याद करेंगे बोन पेन। दूसरा, इसके अंदर यू वाला वर्ड आता है क्योंकि एग्जाम में जाके कंफ्यूजन होती है कि जो एंजाइम डेफिशिएंसी है वो जी से एंजाइम है, बट वो गैलेक्टोसाइडेज है या ग्लूकोसाइडेज है। तो रिमेंबर यू वाला साउंड वाला एंजाइम आप इसमें ऐड करोगे। सो ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज, glucocerebrosidase deficiency is noted in these patients. That is what is Gaucher's disease. So overall if you see, ये थे वो important lysosomal storage disorders in autosomal recessive, pasta fried चावल। but because biochem में सब कुछ पढ़ा तो एक लास्ट चीज पढ़नी भी जरूरी है कि जितने भी lysosomal storage disorders हैं they are autosomal recessive, पर दो lysosomal storage disorders इस लिस्ट में मत लिखना। एक है हंटर्स डिजीज और एक है फैब्रीज डिजीज। ये दोनों lysosomal storage disorders X linked recessive हैं, and that is exactly जो हम अगली चीज पढ़ने वाले हैं। The next list that we are going to start with is XLR। अब जैसे ही हमने X linked recessive में एंट्री करी तो X और Y क्रोमोसोम की बात करते ही मतलब कुछ मेल फीमेल के बारे में बात होने वाली है। तो X linked recessive का पेडिग्री चार्ट जो हम आगे पढ़ेंगे उसे पहचानने का यही तरीका रहेगा कि जब भी डिजीज देखी जाएगी वो मेल्स में देखी जाएगी, एंड फीमेल्स क्या स्टेट में रहेंगी, फीमेल्स विल बी कैरियर्स। तो यदि एग्जामिनर आपको लिखता है कि जब भी तकलीफ या डिजीज हो रही है वो मेल्स में हो रही है, फीमेल्स आर ओनली कैरियर्स, तो आप सोचोगे XLR और एक निमोनिक के बारे में भी सोचोगे। उसके बाद वाइज ABCDEFGH। So what is WISE ABCDEFGH? तो WISE में सबसे पहले आता है विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम। तो जैसा WISE लिखा वैसा विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम। वाइस के बाद ABCDEFGH। सो AB से शुरुआत करते हैं, हीमोफीलिया A एंड B। सो आई होप यू रिमेंबर, अभी हमने पढ़ा था कि अगर एग्जामिनर ने आपसे हीमोफीलिया C पूछा तो हीमोफीलिया C तो वो पास्ता चावल निमोनिक में आता है, तो हीमोफीलिया C क्या होता है, दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। वेयरएज हीमोफीलिया A और B पूछा गया तो वो XLR है। XLR डिसऑर्डर का मतलब कि ये मेल्स में ज्यादा देखा जाता है, मतलब हीमोफीलिया A और B मेल्स में ज्यादा देखा जाता है। तो A और B एक साथ पढ़ने के बाद B से अलग से क्या हो सकता है, ब्रूटॉन्स हाइपोगामाग्लोबुलिनीमिया, जो डिजीज हमने इन्फ्लेमेशन में पढ़ी थी। नेक्स्ट कम C फॉर क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस डिजीज, ये भी हमने इन्फ्लेमेशन चैप्टर में पढ़ा। C फॉर कलर ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। एंड कलर ब्लाइंडनेस मतलब आंखों की बात कर रहे हो तो आंखों से रिलेटेड एक और डिजीज आ गया, ऑक्यूलर एल्बिनिज्म। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ एल्बिनिज्म पूछा गया तो वो तो पास्ता चावल निमोनिक में था, एल्बिनिज्म पूछा गया तो आंसर होगा ऑटोसोमल रिसेसिव, बट ऑक्यूलर एल्बिनिज्म पूछा गया तो आंसर होगा X लिंक्ड रिसेसिव। ABCD फॉर डिस्ट्रॉफीज, ड्यूशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ABCDE। E फॉर बायोकेमिस्ट्री में एक डिसऑर्डर पढ़ते हो, लीश-नीहान सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट की हमेशा क्या कंप्लेंट रहती है, बायोकेम में क्या क्वेश्चन आता है, पेशेंट हमेशा अपने आप को किसी तरीके की हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, सेल्फ म्यूटिलेशन, या तो उसके फिंगर्स आप देखोगे उसने आसपास की सारी स्किन खाई होगी, तो कोई ना कोई सेल्फ डिस्ट्रक्शन या सेल्फ म्यूटिलेशन की जो कंप्लेंट आएगी वो लीश-नीहान सिंड्रोम की तरफ जाएगा। नाउ कमिंग टू, आई जस्ट टोल्ड यू जितने भी लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स थे वो ऑटोसोमल रिसेसिव थे, पर दो थे जो एक्सेप्शंस में आए थे, फैब्रीज डिजीज एंड हंटर्स डिजीज। तो F और H तो क्लियर हो गया, F फॉर फैब्रीज डिजीज एंड हंटर्स डिजीज XLR में आएगा। F से और क्या, फ्रजाइल X सिंड्रोम। अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि फ्रजाइल X सिंड्रोम X लिंक्ड डिसऑर्डर ही होगा। तो X लिंक्ड में एग्जामिनर पूछेगा XLR या XLD, क्या ये दोनों हो सकता है, बिल्कुल बेशक दोनों हो सकता है, पर अगर आपको कोई एक सिलेक्ट करना होगा तो हैरिसन में और रॉबिन्स में जो ज्यादा कॉमन लिखा गया है वो है XLR।
XLR मोर देन XLD, यदि एग्जामिनर ने बोथ का ऑप्शन दिया तो आप बोथ सिलेक्ट करके आएंगे। EFG, G फॉर G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया, वो भी XLR वैरायटी है। तो Y इज A2H, XLR हो गया। XLR करने के बाद जो अगला निमोनिक हमें पढ़ना है दैट इज XLD। XLD याद करने से पहले आपको एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट जो आपको ऑलरेडी पता है बट वो दोबारा लिख लेते हैं क्योंकि फिर हमें याद आ जाएगा। कोई भी फादर को अगर आप कंसिडर करो या कोई भी मेल मेंबर को आप कंसिडर करो तो मेल मेंबर का जीनोटाइप या जेनेटिक्स क्या होता है? X और Y क्रोमोसोम। तो कॉमन सेंस लगाओ, Y क्रोमोसोम आगे जाके कौन से बच्चों में जाएगा? ऑब्वियसली जितने भी बेटे हैं, ऑल द सन्स दे विल, Y क्रोमोसोम तो हमेशा बेटों में जाता है। एंड जो X क्रोमोसोम है वो सारी डॉटर्स में जाएगा, राइट? सो लड़कियों के पास X क्रोमोसोम जाता है, लड़कों के पास Y क्रोमोसोम जाता है। तो अब खुद ही इसमें लॉजिक लगाओ, अगर किसी फादर के X क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हुई तो कौन से बच्चों को डिजीज मिलेगी? डॉटर्स को डिजीज मिलेगी। अगर किसी फादर के Y क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हुई तो कौन से बच्चों को डिजीज मिलेगी? सन्स को मिलेगी। तो यदि एग्जामिनर आपको ये लिख के देता है कि एक डैड है जिन्हें किसी प्रकार की कोई डिजीज है और वो जो डिजीज है वो आगे जाके सिर्फ डॉटर्स के पास ही जा रही है, सन्स के पास नहीं जा रही है। अगर डैड को डिजीज है और वो डॉटर्स के पास जा रही है तो आप कौन सा इनहेरिटेंस सोचोगे? XLD, डैड डिजीज डॉटर्स। और उसके बाद कौन सा निमोनिक सोचोगे? दैट इज रवि। XLD में रवि, दैट इज R फॉर रेट सिंड्रोम, A फॉर एल्पोर्ट सिंड्रोम। एल्पोर्ट सिंड्रोम आप रीनल किडनी के चैप्टर में पढ़ोगे, बट एल्पोर्ट सिंड्रोम को पढ़ने से पहले यहीं पर एक बात जान लो कि एल्पोर्ट सिंड्रोम ऑल इनहेरिटेंसेस शो कर सकता है। मतलब अगर एग्जामिनर ने पूछा क्या वो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, हर प्रकार की इनहेरिटेंस शो कर सकता है, आपका आंसर होगा यस, ऑल ऑफ द अबव। पर अगर सिंगल बेस्ट आंसर, जो कि ज्यादातर हमारा पैटर्न है, अगर सिंगल बेस्ट आंसर सिलेक्ट करना होगा तो मोस्ट कॉमन इनहेरिटेंस रवि निमोनिक के हिसाब से XLD, एंड ये भी हैरिसन में लिखा है, ऑल इनहेरिटेंस इज पॉसिबल, मोस्ट कॉमन XLD। देन फाइनली V फॉर व्हाट? विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, एंड I फॉर इनकॉन्टिनेंशिया पिगमेंटी। आप ये निमोनिक तो याद कर लोगे, बट अब मैं ये भी बता दूं कि कंफ्यूजन कहाँ पे होती है। अभी एक पढ़ा I फॉर इनकॉन्टिनेंशिया पिगमेंटी विच इज गोइंग टू बी XLD। थोड़े टाइम पहले हमने एक निमोनिक पढ़ा था, ही हैज अ वेरी डोमिनेंट एंड पावरफुल फादर, ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए, और उसमें जो आई था वो था इंटरमिटेंट पोर्फायरिया। तो एग्जाम में जाके वहां पे कंफ्यूजन जरूर होती है कि कौन से वाले आई पे मुझे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये याद रखो, रवि, रवि निमोनिक क्या है? रवि मतलब सूरज, रवि मतलब सूरज या सन। तो आप सारी अपनी जितनी ज्योग्राफी पढ़ते हो उसे एक साथ रखो, सूरज के साथ आप सारे कंट्रीज और स्टेट्स और प्लैनेट्स, कॉन्टिनेंट्स, ये सारी ज्योग्राफी वाली चीजें साथ रखोगे। तो रवि यानी कि सूरज के साथ आप आई में कौन सा वाला रखोगे? कॉन्टिनेंट्स वाली चीज साथ में रखोगे। सो रिमेंबर, रवि निमोनिक में जो आई होगा वो इनकॉन्टिनेंशिया पिगमेंटी होगा। एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर भी खत्म, एक्स के दोनों हो गए, XLR भी हो गया, XLD भी हो गया। तो जो लास्ट चीज बचती है दैट इज द वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। रिमेंबर, वाई लिंक्ड मतलब वो सिर्फ मेल्स में ही होता है, फीमेल्स में तो डिजीज आ ही नहीं सकती। मतलब ये जो डिजीज होगी वो फादर से आगे सारे बेटों में ट्रांसमिट होगी। तो ग्रैंडफादर में होगी, फिर फादर में होगी, फिर उसके बाद सारे जितने भी मेल मेंबर्स हैं ना फैमिली में, उन सबको जो डिजीज होगी मेल मेल मेल, मतलब वो हो जाएगा वाई लिंक्ड। आजकल वाई लिंक्ड लिखने की बजाय आपको एग्जामिनर एक और नाम लिख के देता है जो कि है होलैंड्रिक इनहेरिटेंस, और याद करना बहुत जरूरी है और बहुत इजी भी है। होलैंड्रिक, एंड्रिक मुझे याद दिलाता है एंड्रोजन की, और एंड्रोजन मतलब हम अगेन मेल से रिलेट करते हैं, वाई क्रोमोसोम से रिलेट करते हैं। तो होलैंड्रिक इनहेरिटेंस वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है। इसके एग्जाम्पल में एक चीज आती है हाइपरट्रिकोसिस। हाइपरट्रिकोसिस मतलब हेरी ईयर्स। हेरी ईयर्स ऑब्वियसली मेल्स में ज्यादा देखे जाते हैं, तो वो हो गया वाई लिंक्ड। सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ लिए, जल्दी से कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। नंबर 1, सिकल सेल अनीमिया। अगर आपको वो निमोनिक याद है, पास्ता चावल, तो सिकल सेल और थैलेसीमिया किस में आता है? पास्ता फ्राइड चावल, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया सी। आई हैड टोल्ड यू कि ये बहुत बार एग्जामिनर पूछेगा। हीमोफीलिया सी, कार, क्या निमोनिक था? पास्ता चावल में कार, दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। और यही एग्जामिनर ने हीमोफीलिया ए एंड बी पूछा होता तो वो वाइज ABCDEFGH में था,
दैट इज XLR. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पेशेंट में पहले डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करो. देयर इज अ पेशेंट इन विच द आर्म स्पैन इज ग्रेटर देन द हाइट. मतलब इफ यू रिमेंबर कि वो जो जरूरत से ज्यादा उंगलियां लंबी होती हैं, दैट इज आर्म स्पैन ग्रेटर देन हाइट. साथ में लेंस का डिसलोकेशन, साथ में एओटा का प्रॉब्लम. इज दिस गाइडिंग यू टूवर्ड्स मार्फन सिंड्रोम? एंड मार्फन सिंड्रोम में कौन सी म्यूटेशन देखी जाती है? फिब्रिलिन 1 जीन म्यूटेशन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 15. So this is done. Coming to the next question, जो कि पूछना जरूरी है, उसके बिना कोई भी जेनेटिक्स का रिव्यू कंप्लीट नहीं हो सकता. क्रम्पल्ड टिश्यू पेपर अपीयरेंस जो कि यहाँ दिख रही है, कौन सी डिजीज में देखी जाती है? गॉशर्स डिजीज, जो कि हम याद करते हैं गाउचर्स डिजीज, क्योंकि मरीज को बोन पेन की हिस्ट्री होती है. कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, देयर इज अ फादर विद XLD. डी पढ़ते ही डी, डैड से डिजीज कहाँ जाएगी? डॉटर्स में जाएगी. इन्होंने पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ डॉटर्स विल बी अफेक्टेड. डैड से डिजीज सारी डॉटर्स में जाएगी, बिकॉज हर डॉटर को X क्रोमोसोम मिलना ही मिलना है. तो डिजीज कितनी डॉटर्स में जाएगी? 100%. बट यही अगर क्वेश्चन चेंज करके पूछा जाता कि फादर को X लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है, कितने प्रतिशत सन्स में ये डिजीज देखी जाएगी? व्हाट परसेंटेज ऑफ सन्स? तो सन्स में तो X क्रोमोसोम जाता ही नहीं, सन्स में तो Y क्रोमोसोम जाता है फादर से. तो सन्स पूछा जाता तो आंसर होता 0%. डॉटर्स पूछा जाएगा तो आंसर होगा 100%. उसके साथ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के सारे निमोनिक्स जो हमें पहले आधे घंटे में पढ़ने थे वो डन. जो नेक्स्ट ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हमें पढ़ना है दैट इज द नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जिसमें जो पहली चीज आप पढ़ोगे दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस. नाम से इतना समझ में आ रही है कि ये मेंडेलियन रूल्स को फॉलो नहीं करते. माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस पढ़ने से पहले इतना हम सबको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास एक डीएनए है दैट इज न्यूक्लियर डीएनए. न्यूक्लियर डीएनए में हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं. वो सारे क्रोमोसोम्स जो हमें अपने माता और पिता से प्राप्त हुए हैं, ये एक प्रकार का डीएनए है. इसके अलावा एक और डीएनए है हमारे पास विच इज नोन एज द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की खासियत ये है कि M फॉर M, 100% माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर से इनहेरिट हुआ है. मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज गोइंग टू हैव अ मैटरनल इनहेरिटेंस. मतलब इस लेक्चर को खत्म करने के बाद आप अपनी मदर को जरूर याद करिए या कॉल करके थैंक यू बोलिए, क्योंकि जितना भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हम सबके पास है, वो सारा का सारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी मदर से मिला है. Now this means that God forbid अगर किसी मदर में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में डिजीज होगी, तो क्योंकि मदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अपने सारे बच्चों में इक्वली और 100% ट्रांसमिट करती है, तो डिजीज भी सारे बच्चों में जाएगी. तो मदर से जो डिजीज होगी वो आगे जाके सभी बच्चों में मैनिफेस्ट करेगी. मदर टू ऑल चिल्ड्रन. बट यदि किसी के पिता के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कोई डिजीज होगी, तो पिता से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आगे नहीं जाता. सो इट इज गोइंग टू बी फादर टू नन ऑफ द चाइल्ड. अगर किसी की फैमिली में आपको ये वाली इनहेरिटेंस का पैटर्न दिखेगा कि मदर से डिजीज सारे बच्चों में जा रही है बट फादर से डिजीज किसी भी बच्चे में नहीं जा रही है, तो उस फैमिली में माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस हैं. अब कौन सी होती हैं वो डिजीजेस? विच इज द मोस्ट कॉमन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज? एंड द आंसर इज मेलास. बट यहाँ पे क्वेश्चन अगर चेंज करा कि विच इज द मोस्ट कॉमन माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी, मायोपैथी मतलब मसल से रिलेटेड डिजीज, तो आंसर इज CPEO. जल्दी से इनके फुल फॉर्म्स रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट इज मेलास? तो MELAS 5 अक्षरों को जोड़ के ये डिजीज का नाम बनाया गया है. मेलास मीन्स M फॉर माइटोकॉन्ड्रियल एनसेफेलोपैथी, मतलब मदर को एनसेफेलोपैथी होगा. साथ में LA फॉर लैक्टिक एसिडोसिस एंड S फॉर स्ट्रोक लाइक एपिसोड्स. तो अगर मदर में मेलास वाले सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और मदर के बाद सारे बच्चों में भी मेलास के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है. बट अगर आपसे पूछा गया विच इज द मोस्ट कॉमन माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी, जिसमें मसल इन्वॉल्वमेंट होती है, देन योर आंसर इज CPEO, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव एक्सटर्नल ऑफ्थैल्मोप्लेजिया, आई इन्वॉल्वमेंट. कुछ और डिजीजेस के नाम पढ़ते हैं, क्योंकि सब डिजीजेस में आपको कहीं ना कहीं आई इन्वॉल्वमेंट मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक डिजीज का नाम लिखा है दैट इज लॉन. लॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी. अगेन ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट, आई इन्वॉल्वमेंट. अगली डिजीज का नाम है नार्प. नार्प का फुल फॉर्म भी न्यूरोजेनिक एटेक्सिया विद रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, अगेन आई इन्वॉल्वमेंट. तो इन चारों डिजीजेस पर क्वेश्चन पूछा गया है एंड यू विल रियलाइज दैट आई इन्वॉल्वमेंट माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस में काफी आमतौर पर देखी जाती है.
इनके अलावा 3 और डिजीजेस हैं जिनका नाम बस एक बार आपको पढ़ना है, दैट इज द लीग्स सिंड्रोम, पियर्सन सिंड्रोम एंड कर्न-सायर सिंड्रोम। मतलब ज्यादातर जिस प्रकार के मरीज आपको अपनी ओपीडी में रोजाना नहीं देखने को मिलते, वो जो डिजीजेस होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में आती हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। टेक होम मैसेज, मदर टू ऑल, फादर टू नन। There is one point that I want INICET aspirants to note। एक डिजीज है मर्फ, ये भी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है एंड मर्फ का एक फुल फॉर्म है जिसके अंदर उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। मर्फ स्टैंड्स फॉर पेशेंट में क्या होगा, मायोक्लोनस एपिलेप्सी, एपिलेप्सी अटैक्स होंगे। और पैथोलॉजी में क्या दिखेगा, RRF, दैट इज रेड ragged fibers। So please remember myoclonus epilepsy with red ragged fibers। इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो आप मार्क करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। बट रेड रैगिड फाइबर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट फोटो दिखाई गई है पैथोलॉजी में, ये एक मसल बायोप्सी है। मतलब सेंटर में जो ये सर्कल बना है ये एक मसल है एंड मसल के पेरिफेरी पे देखो आपको यहाँ पर रेड रेड कलर के फाइबर्स दिखाई देंगे, तो इन्हें बोला जाता है RRF, रेड रैगिड फाइबर्स। तो ये कौन सा स्टेन है, मसल बायोप्सी के लिए कौन सा स्टेन करते हैं फॉर INICET एग्जाम, इट इज गोइंग टू बी द गोमोरी ट्राइक्रोम स्टेन। यही चीज अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे देखें, जैसे कि हमें पता है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट होती है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे हमें 2 प्रकार की चीजें दिख रही हैं। एक ये कुछ ऐसे बॉक्सेस दिख रहे हैं जो किसी भी डायरेक्शन में है, स्ट्रेट, डायगोनल, वर्टिकल, इन्हें बोला जाता है पार्किंग लॉट अपीयरेंस, के गाड़ियां किसी भी डायरेक्शन में पार्क करी गई हैं। तो एक तो हो गया पार्किंग लॉट अपीयरेंस एंड दूसरा है कि हमें ये राउंड राउंड तरीके का फोनोग्राफिक, जो पुराने जमाने में फोनोग्राफिक डिस्क आती थी जिसपे गाने बजाए जाते थे, तो फोनोग्राफिक रिकॉर्ड अपीयरेंस भी देखी जाती है। तो अब इन सब चीजों का मतलब क्या है, व्हाट इज रेड रैगिड फाइबर्स अगर पूछा जाए, या व्हाट इज दिस पार्किंग लॉट, या व्हाट इज दिस फोनोग्राफिक रिकॉर्ड, ये किस चीज की वजह से बन रही है, तो ये किस प्रकार की डिजीज है, दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। तो इन तीनों का आंसर एक है, दिस इज नथिंग बट अबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया। That finishes off all of your mitochondrial diseases। मतलब the first non-Mendelian disorder is done। Now we move on to the second non-Mendelian disorder, which is trinucleotide repeat diseases। इसके नाम से आपको समझ में आएगी कि ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स, 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जो बार बार रिपीट करेंगे। सो लेट मी टेल यू, ये जो रिपीट्स होंगे वो या तो आपको जीन के इंट्रॉन पोर्शन में मिलेंगे या एक्सॉन पोर्शन में। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इंट्रॉन पोर्शन होता है वो जिससे, जैसे हम याद करते हैं ना इंट्रोवर्ट वो लोग जो ज्यादा बात नहीं करते, अपने में रहना पसंद करते हैं। सो वो लोग जो ज्यादा बात नहीं करते, जैसे उन्हें इंट्रोवर्ट बोलते हो, तो जीन में उसे बोलते हो इंट्रॉन, जो ज्यादा बात नहीं करेगा, मतलब इंट्रॉन हुआ नॉन कोडिंग रीजन। वेरएस फिर कुछ लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट, जिन्हें बात करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, नए दोस्त बनाना पसंद होता है। तो एक्सट्रोवर्ट जीन में क्या बोलोगे, एक्सॉन, मतलब जो ज्यादा बात करेगा उसे बोला जाएगा कोडिंग रीजन। सो जीन में 2 टाइप के रीजन्स, इंट्रॉन एंड एक्सॉन। तो रिपीट्स या तो इंट्रॉन में होंगे या एक्सॉन में होंगे। सारी डिजीजेस इंट्रॉन में हो रही हैं। There is only one disease that is happening in the exon, जिसका नाम है हंटिंगटन डिजीज। एंड हंटिंगटन डिजीज के लिए हम याद करते हैं हंटिंग इन अ केज। हंटिंग इन अ केज का क्या मतलब है, हंटिंग इन अ केज में हंटिंग मतलब हम बात कर रहे हैं हंटिंगटन डिजीज, एंड केज का मतलब हुआ कौन से रिपीट्स देखे जाते हैं, CAG रिपीट्स देखे जाते हैं, जिसमें केज का ई हमें क्या बताएगा कि क्या ये इंट्रॉन में है या ये एक्सॉन में है, ये एक्सॉन में देखा जाता है। सो रिपीटिंग, हंटिंग इन अ केज मतलब CAG रिपीट्स जो कि एक्सॉन में होंगे। और यही मेडिसिन में आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से क्रोमोसोम को इन्वॉल्व करता है। तो केज, जिस केज में किसी एनिमल को हम ट्रैप करते हैं, तो केज में कितनी वॉल्स होती है, 4 दीवारें होती है, राइट। सो रिमेंबर क्रोमोसोम नंबर 4, केज हैज 4 वॉल्स, सो क्रोमोसोम नंबर 4। दिस इज द ओनली डिजीज दैट हैपेंस इन द एक्सॉन। बाकी जितनी भी डिजीजेस हैं दे विल हैपन इन द इंट्रॉन। सो सबसे पहले फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के जो रिपीट्स हैं दोज आर द CGG रिपीट्स। ओके, नेक्स्ट डिजीज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक के बीच में टी आता है, डिस्ट्रॉफी के सेंटर में टी आता है। तो अब हम पहले वाले के CGG में सेंटर में अगर टी लगा देंगे तो अब मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का क्या बन जाएगा, CTG। फाइनली लास्ट वन, फ्रेडरिक्स एटेक्सिया। फ्रेडरिक्स एटेक्सिया के रिपीट्स हैं GAA। कैसे याद करोगे, फ्रेड ऐसा साउंड करता है जैसे किसी फ्रेंड की बात कर रहे हैं, फ्रेंड गाना गा रहा है, फ्रेंड गाना गा रहा है, सो फ्रेडरिक्स एटेक्सिया में गा, GAA रिपीट्स।
एक एक करके हमें ये डिजीजेस पढ़नी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर इसमें लगा और पूछा जाए कि कौन से क्रोमोसोम की बात हो रही है तो उसका नाम रखा गया है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, तो ऑब्वियस सी बात है क्रोमोसोम एक्स क्यू की बात हो रही है। क्रोमोसोम एक्स क्यू पे कौन सा जीन है जो क्रोमोसोम एक्स क्यू पे है? FMR1 जीन। FMR मतलब MR फॉर मेंटल रिटार्डेशन। अगर इस जीन में दिक्कत आएगी तो आगे जाके मरीज में मेंटल रिटार्डेशन होगी, जो कि हमें फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के मरीजों में देखने को मिलती है, जो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अभी के लिए क्रोमोसोम एक्स में प्रॉब्लम है। क्रोमोसोम एक्स पे FMR1 जीन होता है। उस जीन में कौन से रिपीट्स देखे जाते हैं? CGG रिपीट्स। तो CGG रिपीट्स कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में देखे जाने चाहिए, जिसके बाद हम बोलेंगे कि मरीज को फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हुआ है? यदि आप में और मेरे में देखा जाए तो CGG रिपीट्स 55 से कम होते हैं, लेस देन 55। याद करने का तरीका ये है कि अगर CGG रिपीट्स 55 से कम होंगे तो जो पेशेंट होगा वो पेशेंट ही नहीं होगा, वो नॉर्मल होगा, फिट एंड फाइन। 55 फिट एंड फाइन, लेस देन 55 CGG रिपीट करेगा तो हम ठीक है, ये नॉर्मली हम सब में देखा जाता है। अगर CGG 55 to 200 टाइम्स रिपीट करेगा उसे बोला जाता है प्री म्यूटेशन, मतलब छोटा वाला म्यूटेशन। एंड इस वजह से मरीज में जो आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे दैट इज गोना बी फ्रेजाइल एक्स ट्रेमर्स एंड एटेक्सिया। फ्रेजाइल एक्स ट्रेमर्स एंड एटेक्सिया मतलब फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम अभी भी नहीं हुआ, ट्रेमर्स एंड एटेक्सिया हुआ। तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम कब देखा जाता है? जब CGG 200 पार करता है। FMG एग्जाम का एक बहुत फेमस स्लोगन है, अब की बार 200 पार। तो सेम वे CGG जब 200 पार करता है तब म्यूटेशन, प्रॉपर म्यूटेशन बोला जाता है। दैट इज व्हेन द पेशेंट विल शो यू फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। सो रिमेंबर, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम कब होता है? जब CGG 200 से ज्यादा बार संख्या में रिपीट होता है। नाउ टेलिंग यू अबाउट समथिंग नोन एज शर्मैन्स पैराडॉक्स, व्हिच इज आल्सो नोन एज एंटिसिपेशन। Now, this is a previous year question which is very important, जो हमें ये बताता है कि अगर आप एक फैमिली लें जिसके अंदर ये डिजीजेस चल रही हैं तो आप देखेंगे कि जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर में से 500 बार CGG रिपीट हुआ तो अगली जनरेशन में 500 से वो 800 हो जाएगा, उसकी अगली जनरेशन में 1000, उसकी अगली जनरेशन में 1200। तो आप देखोगे जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है रिपीट्स भी आगे बढ़ रहे हैं। सो रिमेंबर, द रिपीट्स आर इंक्रीजिंग, द रिपीट्स आर इंक्रीजिंग with each generation, the repeats are increasing with each generation। इसे बोला जाता है शर्मैन्स पैराडॉक्स या एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन इंग्लिश में क्या मतलब होता है? एंटिसिपेशन हुआ कि आप आगे क्या होने वाला है आप वो प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप वो बता सकते हो। तो हमें पता है कि अगर इस जनरेशन के बाद कोई अगली जनरेशन आएगी, आगे जो बच्चे होंगे, हम पहले से बता सकते हैं कि अच्छा अगर इस जनरेशन में 1000 रिपीट्स थे तो अगले जनरेशन में ज्यादा होंगे, 1200 1400। तो आप पहले से ही बता सकते हो, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेगी रिपीट्स आगे बढ़ते जाएंगे। दिस इज नोन एज शर्मैन्स पैराडॉक्स और एंटिसिपेशन। तो ये डिजीज मतलब ज्यादा सिवियर होती जाएगी। क्या होते हैं इस डिजीज के क्लिनिकल फीचर्स? नंबर 1, मेंटल रिटार्डेशन एंड IQ कितना होता है? 20 to 60। ये प्रीवियस ईयर नीट PG क्वेश्चन है। व्हाट इज IQ of fragile X syndrome? 20 to 60। फेशियल प्रोफाइल, जिसने वो मूवी देखी है PK, आमिर खान, सेम वैसा ही फेस दिखाई देता है। देयर इज अ लॉन्ग फेस दैट द पेशेंट्स हैव। उसके बाद जो मैंडिबल है दैट इज ऑल्सो वेरी लार्ज, देयर इज अ लार्ज मैंडिबल। एंड PK के जैसे ईयर्स थे, सो दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी लार्ज। सो लॉन्ग फेस, लार्ज ईयर्स, लार्ज मैंडिबल, ये तो फेशियल प्रोफाइल हो गया। पर अगर आपको क्वेश्चन आया विच इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग, दैट इज नॉट इन द फेस। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इज मैक्रोऑर्किडिज्म। मैक्रोऑर्किडिज्म मतलब लार्ज टेस्टिकुलर साइज। तो प्लीज ध्यान से देखना एग्जाम में, अगर ये चारों ऑप्शंस दी हैं और पूछा है विच इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो आप मार्क करोगे लार्ज टेस्टिकुलर साइज। अगर पूछा गया विच आर द फीचर्स तो देन द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अब इस डिजीज की डायग्नोसिस कैसे बनाई जाती है? तो सबसे पहली चीज DOC, डायग्नोसिस ऑफ चॉइस इज PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बट यदि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फेल हो गया या फिर आपकी डिजीज इतनी सिवियर है पेशेंट में दैट PCR से वो डिटेक्ट हो ही नहीं पाया, तो फिर अगर वो फेल हो गया तो प्लान B क्या है, क्या यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज अ टेक्निक नोन एज सदर्न ब्लॉटिंग। नाउ वन
क्वेश्चन कम्स टू माय माइंड, बायोकेमिस्ट्री में ये 4 तरीके की ब्लॉटिंग्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो अभी आप उसे जल्दी से सॉल्व कर लो. लेट्स डू एन इंटीग्रेशन. सडन ब्लॉटिंग में हम एक्चुअली क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं? सडन ब्लॉटिंग में हम डिटेक्ट करते हैं डीएनए. डीएनए डिटेक्शन इज डन. नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में की जाती है आरएनए डिटेक्शन. वेस्टर्न ब्लॉटिंग में होता है प्रोटीन डिटेक्शन. और इसे याद करने का तरीका, जिस तरीके से आप खाने को याद करते हो, जब साउथ में जाते हो तो क्या खाना प्रेफर करते हो? साउथ में डोसा ज्यादा खाया जाता है, तो सदर्न के साथ डोसा मतलब डीएनए. नॉर्थ में हम सब रोटी ज्यादा खाते हैं, तो नॉर्थ में रोटी, रोटी मतलब आरएनए. वेस्ट में पिज्जा ज्यादा खाया जाता है, तो वेस्ट में पिज्जा मतलब प्रोटीन. सो साउथ डीएनए, नॉर्थ रोटी आरएनए, वेस्ट पिज्जा प्रोटीन. तो अब जो बचा दैट इज गोइंग टू बी ईस्टर्न ब्लॉटिंग, जिसके लिए कोई खाने की तरीके से याद नहीं करना, बट दिस इज अ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर INI CET एस्पिरेंट्स. ईस्टर्न ब्लॉटिंग कौन सी डिजीजेस में काम आती है? जहां पे हम देखना चाहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस. पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस देखने के लिए हम ईस्टर्न ब्लॉटिंग की हेल्प लेते हैं. बायोकेमिस्ट्री में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल द डायग्नोसिस आर डन. यस, आजकल एक अपडेट है जो रॉबिन्स 10th एडिशन में आपको मिलेगा. दैट इज, अभी तक हम बात कर रहे थे मेल्स में क्या दिखता है, कि मेल्स में IQ कम है, मेल्स में टेस्टिकुलर साइज बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये डिजीज ज्यादातर मेल्स में ही देखी जाती है. बट जो फीमेल कैरियर्स हैं उनमें क्या देखा जाता है? उनमें ऑब्वियसली ये सारे फीचर्स नहीं होते, वो कैरियर्स हैं. कैरियर्स मतलब वो डिजीज की ज्यादातर मैनिफेस्टेशंस दिखाएंगे ही नहीं. तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के फीमेल कैरियर्स में वो कौन सी चीज है जो आजकल देखी जा रही है? दैट इज POF. What is POF? It is premature ovarian failure. Ovarian failure usually in मरीजों में 40 की उम्र से पहले देखा जा रहा है. So premature ovarian failure is noted in these female carriers. Fragile X syndrome is settled for us. This was the first most important disease. ये टॉपिक खत्म करने से पहले जल्दी से tell me the features of the next, that is myotonic dystrophy, क्योंकि मेडिसिन में इस पे क्वेश्चन आता है. मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी के रिपीट्स कौन से थे? हमने याद किया था मायोटोनिक, तो सेंटर में T, CTG. अगर आप देखो तो CTG का निमोनिक भी CTG है. मतलब पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट आपको बोलेगा कैन नॉट टर्मिनेट ग्रिप. यदि आपका पेशेंट आपकी OPD में आया और आपने उसके साथ हैंडशेक करा या आपने उसे ये पेंसिल पकड़ने को दी, तो जब वो आपके साथ हैंडशेक करेगा तो उसके बाद वो आपका हाथ छोड़ नहीं पाएगा, या आप उसको ये जब पेंसिल पकड़ाओगे तो वो पेंसिल ग्रास्प करेगा बट पेंसिल छोड़ नहीं पाएगा. मतलब पेशेंट अपनी ग्रिप बना लेता है बट उस ग्रिप को छोड़ नहीं पाता. कैन नॉट टर्मिनेट ग्रिप. दैट इज व्हाट यू सी इन मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. तो CTG इज कैन नॉट टर्मिनेट ग्रिप. नेक्स्ट, CT से आप क्या याद कर सकते हो? कौन सा कैटरैक्ट? ट्रिस्मस ट्री कैटरैक्ट. एंड लास्टली, इस पेशेंट की फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी वेरी शार्प. जॉ लाइन, नोज, फीचर्स आर वेरी शार्प एंड इस फेसिस को बोला जाता है hatchet faces. Remember these points, very important for myotonic dystrophy. Before we move on, let me know the answer to this. Find the incorrect match. Fragile X syndrome में CGG repeats ठीक लग रहा है. Myotonic dystrophy में CTG repeats भी ठीक लग रहा है. फ्रेंड को गाना गाने भेज दो, वो भी ठीक लग रहा है. सो अब जो गलत वाला है that is Huntington disease में GAG repeats नहीं दिखते. Hunting in a cage होता है, तो Huntington disease में CAG repeats देखने को मिलते हैं. This is again a PYQ that you have to be knowing. The second type of non-Mendelian disorder is over. अब third non-Mendelian disorder पे चलते हैं, that is genomic imprinting. Disease पढ़ने से पहले genomic imprinting शब्द का मतलब समझना ज्यादा जरूरी है. Genomic का मतलब हम सब जानते हैं, that is gene. Imprinting का मतलब होता है silencing. मतलब आप simple words में जीन को चुप करने को बोल दो. आप बोलो कि जीन आज से काम करेगा ही नहीं, कुछ बोल ही नहीं सकता. बट ऐसा कैसे कर सकते हैं? What is the mechanism? How mechanism of action? How can you make the gene shut up? इन सिंपल वर्ड्स आप जीन को शट अप कैसे बोलोगे? तो एक ही तरीका है कि आप एक प्रोसेस की हेल्प लो विच इज DNA मिथाइलेशन. तो एग्जामिनर ऑप्शंस देंगे DNA मिथाइलेशन, DNA एसिटाइलेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो आप हमेशा DNA मिथाइलेशन सिलेक्ट करना, बिकॉज मिथाइलेशन से क्या याद आएगा? आपने DNA को, जीन को क्या बोला? म्यूट, चुप रहने को बोला. सो रिमेंबर, इम्प्रिंटिंग इज डन बाय विच मेथड? इट इज डन बाय DNA मिथाइलेशन फॉर म्यूट.
तो मतलब जीनोमिक इम्प्रिंटिंग कोई डिजीज नहीं है। क्या हम सब में जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हुई है? यस। हमें हर चीज डबल मिली है। 23 क्रोमोसोम्स अगर फादर से मिले हैं तो 23 ही क्रोमोसोम्स हमें मदर से भी मिले। तो हर जीन हमें एक कॉपी फादर से मिली, एक कॉपी मदर से मिली। अब हमारे पास हर चीज की दो दो कॉपीज है। जैसे कि अगर एक छोटे से कमरे में आप बैठे हो तो आपके पास उस कमरे में दो दो ट्यूबलाइट है, पर आप क्या करोगे? अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी बचानी है तो आप दोनों ट्यूबलाइट को ऑन नहीं करोगे। अगर कमरा छोटा है आप एक ट्यूबलाइट को, इन दोनों में से एक ट्यूबलाइट को ऑफ कर दोगे और एक ट्यूबलाइट जला के अपनी पढ़ाई करोगे। सेम हमारी बॉडी में भी यही माना गया कि अगर कोई भी चीज डबल डबल है तो एक को ऑफ कर दो और एक को ऑन रखो। तो ये समझने के लिए वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोम 15। क्रोमोसोम 15 पे सबसे पहले लेट अस कंसिडर कि हमारे पास एक जीन है विच इज नोन एज द स्नॉट जीन। ये आपके और मेरे हम सब के पास है। एंड वही कॉन्सेप्ट है कि एक स्नॉट जीन हमें फादर से मिला और एक कॉपी हमें मदर से मिली है। तो हमें दो दो कॉपीज को ऑन रखना ही नहीं है। आपने और मैंने नॉर्मली ये डिसाइड किया कि मैटरनल इम्प्रिंटिंग कर देते हैं स्नॉट जीन की। इम्प्रिंटिंग मतलब साइलेंसिंग। तो ये दो कॉपीज थी स्नॉट जीन की, आपने मदर वाली कॉपी को साइलेंट कर दिया। मदर वाली जो स्नॉट की ट्यूबलाइट थी उसे आपने ऑफ कर दिया। आप किसकी ट्यूबलाइट पे, किसके स्नॉट जीन पे सर्वाइव कर रहे हो? यू आर सर्वाइविंग ऑन योर फादर स्नॉट जीन, यू एंड मी, यस। बट बाय चांस जो इकलौती ट्यूबलाइट आपके पास थी उसका शॉर्ट सर्किट हो जाए, वो ट्यूबलाइट भी काम करना बंद हो जाए, तो फिर कमरे में अंधेरा होगा। दिस मीन्स अगर किसी मरीज में पैटर्नल डिलीशन देखा गया तो एक ट्यूबलाइट आपने वैसे ही ऑफ कर दी थी, एक ट्यूबलाइट का शॉर्ट सर्किट हो गया, अब पेशेंट को डिजीज होगी? यस। तो टेल मी वन थिंग, क्या सिर्फ इम्प्रिंटिंग होने से डिजीज होती है? नहीं। पर इम्प्रिंटिंग के साथ साथ अगर डिलीशन हो जाए तो तब क्या मरीज में डिजीज देखी जाएगी? बिल्कुल। और उस डिजीज का नाम है प्राडर-विली सिंड्रोम। व्हाट इज प्राडर-विली सिंड्रोम? It is going to be maternal imprinting and it is going to be paternal deletion. And exam में जाके यही confusion आता है कि क्या delete था, क्या imprinted था। तो याद करने का तरीका उसके नाम में दिया हुआ है। प्राडर-विली में पापा, P for पापा, R for region, पापा रीजन, DE क्या हुआ? डिलीटेड या इम्प्रिंट? तो पापा रीजन डिलीटेड। प्राडर-विली पापा रीजन इज डिलीटेड, मतलब पापा हमेशा डिलीशन में, दैट इज गोइंग टू बी पैटर्नल डिलीशन, एंड मैटरनल इम्प्रिंटिंग दैट इज गोइंग टू बी प्राडर-विली सिंड्रोम। इसे समझने का एक और तरीका, फॉर एग्जाम्पल इसको अब ऑपोजिट करते हैं। अब हम इसी चीज में सेम, हम पहले भी क्रोमोसोम 15 में थे, अभी भी क्रोमोसोम 15 में है, बट पहले हम स्नॉट जीन का एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे UBE3A जीन का एग्जाम्पल। एंड जिन लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता, UBE3A जीन इज रेफर्ड टू एज द यूबिक्विटिन लाइगेज जीन। प्लीज रिमेंबर, यूबिक्विटिन लाइगेज जीन भी सेम स्टोरी है, एक कॉपी फादर से आई है, एक कॉपी मदर से आई है, पर यहाँ हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि जो फादर वाली कॉपी है उस कॉपी को स्विच ऑफ कर देते हैं। नॉर्मली आपने और मैंने ये डिसाइड करा फादर वाली कॉपी को स्विच ऑफ कर दो, हम सरवाइव करेंगे मदर वाली कॉपी पे। पर अगर ये कॉपी भी ट्यूबलाइट फ्यूज हो गई, मतलब अगर मदर वाली कॉपी इस सिचुएशन में डिलीट हो गई, तो इसका मतलब मरीज को एक तकलीफ होगी, दिक्कत आएगी, और उस दिक्कत का नाम है एंजलमैन सिंड्रोम। तो एंजलमैन सिंड्रोम में प्राडर-विली का उल्टा होगा। प्राडर-विली में पापा का डिलीशन था, एंजलमैन में मदर का डिलीशन है, एंड पापा का इम्प्रिंटिंग है, पैटर्नल इम्प्रिंटिंग हैज बीन नोटेड ओवर हियर। सो प्लीज एग्जाम में जाके किसका डिलीशन किसका इम्प्रिंटिंग कंफ्यूज हो भी गए तो प्राडर-विली का निमोनिक याद कर लेना। प्राडर-विली टेल्स मी पापा रीजन डिलीटेड, तो वहां डिलीशन पापा की है, एंड एंजलमैन में डिलीशन मदर की है। यही चीज अगर आपको इजियर वे में याद करनी है, क्रोमोसोम तो दोनों का ही सेम है, दैट इज क्रोमोसोम 15। स्नॉट जीन कौन सी डिजीज में लिखोगे? स्नॉट जीन, स्नॉट P से एंड होता है तो वो प्राडर-विली में लिखोगे। UBE3A जीन A से एंड होता है तो वो हम एंजलमैन सिंड्रोम में लिखेंगे। यहाँ पर आजकल एक नया क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज डायजोमी। डायजोमी क्या होती है? डायजोमी का मतलब, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इफ आई राइट देयर इज समथिंग नोन एज मैटरनल डायजोमी। मैटरनल डायजोमी, मैटरनल तो समझ आ गया मदर, डायजोमी मतलब हमें अभी तक हम पढ़ रहे थे 23 क्रोमोसोम्स फादर से आएंगे, 23 क्रोमोसोम्स मदर से आएंगे, तो मतलब हर चीज की एक कॉपी फादर से एक कॉपी मदर से, अभी तक बैलेंस बना के रखा था। डायजोमी का मतलब होता है कि फादर या मदर एक ही पेरेंट ने हमें सब कुछ दे दिया,
और दूसरे पेरेंट से हमें कुछ भी नहीं मिला। मतलब अगर हमने बोला मेटर्नल डाइजोमी, तो मेटर्नल डाइजोमी का मतलब कि मदर से ही हमें सारी कॉपीज मिल गई और फादर से कुछ भी नहीं मिला। सो फॉर एग्जाम्पल आई से मेटर्नल डाइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 15, मतलब क्रोमोसोम 15 हमें किससे मिला? सिर्फ मदर से मिला। दोनों कॉपीज क्रोमोसोम 15 की मुझे मदर से ही मिली, फादर से मुझे कॉपी मिली ही नहीं। पापा रीजन मुझे मिला ही नहीं। अगर इनडायरेक्टली बोला पापा रीजन मिला ही नहीं, तो कौन सी डिजीज? प्राडर-विली। इसी का अगर आप उल्टा समझने की कोशिश करो, व्हाट डू यू मीन बाय पैटर्नल डाइजोमी? पैटर्नल डाइजोमी में क्या समझ में आया कि सब कुछ किससे मिला? फादर से मिला। सारी कॉपी सब कुछ फादर से मिला, मदर से कुछ मिला ही नहीं। मदर से कुछ नहीं मिला मतलब मदर डिलीटेड, मदर से कुछ नहीं मिला तो एंजलमैन। सो दिस इज अ रीसेंट क्वेश्चन। मैटरनल डाइजोमी कॉजेज प्राडर-विली एंड पैटर्नल डाइजोमी कॉजेज एंजलमैन सिंड्रोम। बट इन दोनों के मरीज अगर क्लिनिकली देखें तो कैसे पहचानोगे? दोनों में एक चीज कॉमनैलिटी जो है वो है कि इन दोनों के मरीजों में आपको मेंटल रिटार्डेशन मिलता है। बट इसके अलावा प्राडर-विली का बच्चा पहचानने के लिए आपकी ओपीडी में एक छोटा मोटा बच्चा आएगा। छोटा मोटा बच्चा मीन्स देयर इज गोइंग टू बी छोटा, दैट इज शॉर्ट स्टेचर। मोटा मीन्स द पेशेंट विल हैव ओबेसिटी। तो आजकल जो क्वेश्चन फेमस है इज दैट व्हाई इज देयर ओबेसिटी? क्योंकि इन मरीजों में ग्रेलिन हार्मोन ज्यादा देखा गया है। ग्रेलिन वो हार्मोन है जो हमारी एपेटाइट, हमारे हंगर को बढ़ाता है। भूख ज्यादा लगती है ग्रेलिन के बढ़ने से। तो इन मरीजों में इतना ज्यादा ग्रेलिन होता है, इन्हें भूख ज्यादा लगती है, जिसकी वजह से इनमें ओबेसिटी देखा गया है। छोटा मोटा बच्चा विद मेंटल रिटार्डेशन हुआ तो प्राडर-विली सिंड्रोम। वेयर एज एंजलमैन सिंड्रोम, एंजल, जैसे एंजल वर्ड यूज करा तो कौन आपको याद आना चाहिए? आइडियली आपकी मदर। एंड मदर्स आर ऑफ कोर्स एंजल्स, और मदर ज्यादातर क्या पहनती हैं? साड़ीज पहनती हैं। तो एंजल्स के साथ आपको साड़ी याद आना चाहिए। साड़ी विल टेल यू दैट ओके इन पेशेंट्स में देखा जाता है नंबर 1 सीजर्स, नंबर 2 एटेक्सिया, नंबर 3 मेंटल रिटार्डेशन जो कि हमें पता है, एंड नेक्स्ट इज इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर। बिना बात के ये मरीज जब आपकी ओपीडी में आएगा तो वो बिना किसी बात के आपको हंसता हुआ दिखेगा, अकेले बैठ के हंसता हुआ दिखेगा। तो उन जगहों पे हंसता हुआ दिखेगा जहाँ पे उसे नहीं हंसना चाहिए। तो इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर होने की वजह से इनका एक दूसरा नाम दिया गया है, दैट इज गोइंग टू बी हैप्पी puppets. Always remember, छोटा मोटा बच्चा आया तो प्राडर-विली, हैप्पी पपेट आया तो एंजलमैन सिंड्रोम। I hope everyone is clear with the third non-Mendelian disorder, because the last one जो कि एक या दो sentences में खत्म हो जाएगा, that is gonadal mosaicism. gonadal mosaicism को हमने याद करने के लिए याद करा पॉपअप डिजीज। पॉपअप मतलब इस परिवार के सारे लोग नॉर्मल होंगे, मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, चाचा, ताया, मामा, सब लोग नॉर्मल हैं, पर एक ऐसा बच्चा इस फैमिली में अब है जिसे कोई डिजीज है। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि बच्चे को जैसे कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है या बच्चे को ट्यूबरल स्क्लेरोसिस है। तो जब ऐसी डिजीजेस होती हैं किसी के बच्चे को, तो आप मान के चलते हो कि उनके फैमिली में कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी को ये डिजीज रही होगी। बट फैमिली में आपको कहीं भी वो डिजीज नहीं मिली। मतलब जब फादर को डिजीज नहीं है और मदर को डिजीज नहीं है तो बच्चे में ये डिजीज आई कहाँ से? मीन्स व्हेन द स्पर्म इज नॉर्मल, फादर इज नॉर्मल एंड द ओवा इज ऑल्सो नॉर्मल, मदर इज ऑल्सो नॉर्मल, तो जब नॉर्मल स्पर्म और ओवा फ्यूज करेंगे तो जो जाइगोट बनेगा वो भी नॉर्मल होगा। तो डिजीज हुई कब? डिजीज इस स्टेप के बाद हुई। जाइगोट बनने के बाद उसमें म्यूटेशन देखी गई, पोस्ट जाइगोटिक म्यूटेशन। तभी इस बच्चे में तो डिजीज है, बट इससे पहले इसके माता पिता या दादा दादी, नाना नानी, कहीं भी ये डिजीज नहीं देखी गई थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि इस बच्चे में डिजीज आई कहाँ से? इट इज अ पोस्ट जाइगोटिक म्यूटेशन। एग्जाम्पल्स अगर आप देखो, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एंड ट्यूबरल स्क्लेरोसिस आपने कहीं और भी पढ़े। You had studied, he has a very dominant and powerful father. Autosomal dominant diseases में पढ़ा था, O for osteogenesis imperfecta, T for tuberous sclerosis। तो एक क्वेश्चन जरूर अभी उठ रहा होगा, डाउट आ रहा होगा कि अगर एग्जामिनर ने पूछा कि ये दोनों डिजीजेस गोनाडल मोज़ेकिज्म मार्क करें मैम या ऑटोसोमल डोमिनेंट मार्क करें, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन और पढ़ना पड़ेगा। इफ आई से देयर इज अ पेशेंट ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, एक बच्चा है 5 साल का, उसे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है और उसके पिता को भी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, मतलब उसकी फैमिली में वो चलता आया है, तब आप मार्क करोगे ऑटोसोमल डोमिनेंट। बट यदि अगर एग्जामिनर आपको बोले कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा सिर्फ इसी बच्चे में है और इससे पहले इसके पूरे परिवार में कभी भी किसी को ओआई नहीं हुआ था, तो फिर आप मार्क करोगे गोनाडल मोज़ेकिज्म। एज इजी एज दैट। सो दैट डेफिनेटली फिनिशेस ऑफ आवर नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। एंड यस, मेंडेलियन नॉन मेंडेलियन डन। अब जो नेक्स्ट डिजीजेस हमें पढ़नी है, दोज आर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स।
क्रोमोसोम्स में सबसे पहले जो आपने सुना होगा दैट मस्ट बी ट्राइसोमी 21 दैट इज डाउन सिंड्रोम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच इज द मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी, प्लीज उसका आंसर ट्राइसोमी 21 मत देना, क्योंकि ट्राइसोमी वर्ड सुनते ही सबसे पहली ट्राइसोमी हमारे दिमाग में डाउन सिंड्रोम ही आती है। मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी इज ट्राइसोमी 16, बट क्यों आज तक मैंने कभी इसका पेशेंट इतना कॉमनली नहीं देखा अपने आसपास? बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्राइसोमी 16 टर्न आउट टू बी इंट्रायूट्राइन डेथ, तो ये कंपैटिबल विद लाइफ है ही नहीं। पर अब अगर क्वेश्चन पूछा गया विच इज द मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी विच इज कंपैटिबल विद लाइफ, जिसका पेशेंट आपको सबसे ज्यादा अपनी ओपीडी में आता हुआ दिखेगा, दैट इज गोइंग टू बी ट्राइसोमी 21, जिसको बोला जाता है डाउन्स सिंड्रोम। सो नाउ दिस इज द फर्स्ट वन दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट। आई विल बी टॉकिंग अबाउट डाउन सिंड्रोम विच ऑल ऑफ यू आर टेलिंग मी इज ट्राइसोमी 21। एंड ट्राइसोमी 21 में जो एक्स्ट्रा 21, जो तीसरा 21 क्रोमोसोम आया है, वो कहाँ से आया है, मदर या फादर? तो ये आपने हमेशा पढ़ा होगा दैट जो ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम है, ये मेटर्नल एज के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जैसे जैसे प्रेग्नेंट लेडी की प्रेगनेंसी के टाइम पे एज बढ़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई 40 ईयर ओल्ड फीमेल है वो प्रेग्नेंट हुई है, तो चांसेस डाउन सिंड्रोम होने के ज्यादा है उसके फीटस में। तो एडवांस्ड मेटर्नल एज के साथ एसोसिएटेड है, मतलब ये जो भी 21 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया है, ये ओवा से आया है, मदर से आया है। तो क्यों आया है? बिकॉज ऑफ अ डिफेक्ट इन विच प्रोसेस, माइटोसिस और मियोसिस। दिस इज अ meiotic non-disjunction. That is the question that you get. Meiotic non-disjunction has resulted in this trisomy 21. So now इस patient में सबसे पहले जो आपको दिखेगा, this is the most common cause of mental retardation. उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे इनके कुछ फेशियल प्रोफाइल्स। तो बच्चा हमेशा आप देखोगे उसका मुंह खुला होगा, देयर विल बी एन ओपन माउथ, एंड देयर आर टू रीजंस के व्हाई, एंड नॉट जस्ट बच्चा, इवन व्हेन समवन इज 10, 15 और 20 इयर्स ओल्ड, यू विल सी डाउन सिंड्रोम के पेशेंट का मुंह हमेशा खुला हुआ दिखेगा। Because the reason for it is that they have macroglossia, size of the tongue. Macroglossia means glossia मतलब tongue, macro means more, so size of the tongue is more. तो वो tongue हमेशा आपको बाहर की तरफ प्रोट्रूड करती हुई दिखेगी, इस वजह से उसका मुंह हमेशा खुला हुआ मिलेगा। साथ में जो इन पेशेंट्स की चिन है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल। तो स्मॉल चिन को मेडिसिन में बोला जाता है माइक्रोनैथिया। सो दिस इज द मेन फेशियल प्रोफाइल। जैसे जैसे बच्चा थोड़ा उम्र में बड़ा होता है, तो एक क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक फेसिस देखने को मिलता है, जिसको बोला जाता है मोंगोलॉइड फेसिस। ना मोंगोलॉइड फेसिस डिस्क्राइब करने के लिए मतलब इन बच्चों की जो आंखें हैं वो ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब अंदर की तरफ झुकी हुई होंगी, उन्हें बोला जाता है ऑब्लिक पैल्पेब्रल फिशर्स। और अगर आप साइड से इनका नाक देखोगे तो आपको नाक फ्लैट नेजल ब्रिज दिखाई देगा, चिपटा हुआ नाक दिखाई देगा, क्योंकि दीज पीपल दे हैव नॉट डिवेलप्ड अ नेजल बोन। अल्ट्रासाउंड पे देखने पर पता लगा कि इनकी नेजल बोन की डेवलपमेंट नहीं हुई है, नेजल बोन हाइपोप्लेजिया देखा गया है। So oblique palpebral fissures and flat nose. Ophthalmology examination में can everyone notice ये कुछ silver grey color के spots देखे जाते हैं eyes में, which is known as the brush field spots, and ये आँख में कहाँ देखने को मिलता है? It is seen in the iris. So this was about the entire head and neck profile. अगर हम इसके बाद आगे जाके इनके हाथों और पैरों में देखें क्या चेंजेस देखे जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हाथों में दिखती है दैट इज द सिमियन क्रीज, जो कि है सिंगल पामा क्रीज। तो अगर आप अपने हाथ को देखोगे तो आपको दो तरीके के फोल्ड्स दिखाई देंगे, जिसे एस्ट्रोलॉजी में या ज्योतिष में लव लाइन, लाइफ लाइन ऐसे बोला जाता है। तो ये जो दो क्रीजेस हैं, हमारे पास दो क्रीज होते हैं, बट अगर आप इन लोगों के डाउन सिंड्रोम के हाथ देखोगे पेशेंट के, तो आपको एक सिंगल क्रीज दिखाई देगी, इसे बोला जाता है सिमियन क्रीज। यही नहीं, अगर आप अपनी उंगलियां भी देखो तो हर उंगली में आपको दो लाइन दिखाई देगी, दो क्रीज होते हैं। तो इस मरीज के भी हर उंगली में दो ही लाइंस हैं, दो ही क्रीज हैं, बट जो सबसे छोटी वाली उंगली है, लिटिल फिंगर है, इसमें आपको एक क्रीज दिखाई देगा। सो इसको बोला जाता है सिंगल क्रीज इन द 5th डिजिट। तो दोबारा रिवाइज कर लो, डाउन सिंड्रोम के बच्चे के हाथ में पाम में भी एक क्रीज दिखाई देगी और छोटी उंगली में भी एक ही क्रीज दिखाई देगी। यही अगर आप इनके पैरों की तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि जो बड़ा वाला अंगूठा है, जो ग्रेट टो है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टोज, मतलब उसके बीच में एक गैप है, जैसे कि बच्चे ने चप्पल पहनी हो, सैंडल पहना हो। सो इसे बोला जाता है सैंडल टो। सो दीज आर ऑल द फेशियल, हेड एंड नेक, hands and feet characteristics. But overall, as they grow, what are the complications that they can have? तो सबसे पहला complication होता है blood cancer. कौन से blood cancer? Overall सबसे common blood cancer कौन सा है?
इट इज ALL। ओवरऑल मतलब जब मरीज की एज आपके सामने नहीं दे रखी है, तो दिस कैन बी अ 10-year-old बॉय, इट कैन बी अ 30-year-old पर्सन। ओवरऑल पूछा गया तो बिना एज के तो मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया ALL, बट अगर आपको एज एग्जैक्टली मेंशन करी गई है कि जो पेशेंट है, जो बच्चा है वो 3 साल से कम की उम्र का है, उसे डाउन सिंड्रोम है, तो कौन सा ल्यूकीमिया होने के चांसेस हैं, दैट इज गोना बी AML M7। सो रिमेंबर ओवरऑल में ALL आता है तो आंसर ALL, एंड 3 साल से कम का बच्चा है तो AML M7। बट INI-CET स्टूडेंट्स के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो सिर्फ INI-CET स्टूडेंट्स को याद करना है। अगर आपसे पूछा गया विच इज द मोस्ट कॉमन हेमाटोलॉजिकल अबनॉर्मैलिटी, यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा गया कि विच इज द मोस्ट कॉमन ब्लड कैंसर, नहीं, हिमैट में और कौन सी अबनॉर्मैलिटी सबसे कॉमन है, कैंसर से भी ज्यादा कॉमन है, उसका आंसर है टैम। जैसा टैम का नाम है वही उसका मतलब है, कुछ एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। टैम स्टैंड्स फॉर ट्रांजिएंट अबनॉर्मल माइलोपोइसिस। अगर आप इसको डिकोड करने की कोशिश करोगे तो ट्रांजिएंट मतलब 5 से 6 महीना, कुछ कम समय के लिए। अबनॉर्मल माइलोपोइसिस मतलब व्हाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, तो कुछ 5 से 6 महीने के लिए कुछ अजीब तरीके के व्हाइट ब्लड सेल्स इनके ब्लड सैंपल में देखने को मिलेंगे, जो कि 5 से 6 महीने के बाद अपने आप चले जाएंगे। तो ये ट्रांजिएंट प्रोसेस है, कुछ ही महीनों के लिए रहता है। तो मोस्ट कॉमन हिमैट अबनॉर्मैलिटी पूछी गई तो इट इज टैम, बट ल्यूकीमियास पूछे गए तो आपको पता है ओवरऑल ALL, और 3 साल से कम का बच्चा तो AML M7। अगला, इनके ब्रेन से रिलेटेड क्या फीचर्स हैं तो देखे जाते हैं। अब यूजुअली अल्जाइमर्स डिजीज, जो नॉर्मल लोग हैं उनमें अल्जाइमर्स डिजीज 70 साल की उम्र के बाद देखने को मिलता है, बट इन पेशेंट्स में अल्जाइमर्स डिजीज 30 की उम्र के आसपास देखने को मिल जाता है, तो प्रीमेच्योर अल्जाइमर्स डिजीज। CVS में सबसे कॉमन अबनॉर्मैलिटी जो देखने को मिलती है, जो आप पीडियाट्रिक्स में एक डेफिनेटिव क्वेश्चन है, इट इज एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट। एंड GIT में भी अगेन द मोस्ट कॉमन इज हर्शस्प्रंग्स डिजीज। आई होप यू रिमेंबर इन पीडियाट्रिक्स हर्शस्प्रंग्स डिजीज इज आल्सो नोन एज मेगाकोलॉन। सो ये तो सारे थे कॉम्प्लिकेशंस, बट अगर आपको इस पेशेंट की डायग्नोसिस बनानी है तो लेट्स अज्यूम कि देयर इज अ प्रेग्नेंट लेडी, एंड उस प्रेग्नेंट लेडी में सबसे मे बी शी इज से 40 years old। तो आप जानते हो कि जैसे जैसे प्रेग्नेंट लेडी प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब कंसेप्शन के टाइम पे एज ज्यादा होती है, तो चांसेस है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने के ज्यादा रिस्क हो चुका है। तो आप उसके लिए सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हो। स्क्रीनिंग टेस्ट में आप मदर को रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हो। अल्ट्रासाउंड पे क्या दिखता है जिसकी वजह से रेडियोलॉजिस्ट डाउन एक्सपेक्ट करता है, तो सबसे पहले अभी हमने पढ़ा था कि नोज फ्लैट होता है तो नेजल बोन नहीं दिखेगी, क्योंकि नेजल बोन बनी ही नहीं है, नेजल बोन हाइपोप्लेजिया हुआ है। सेकंड, इंक्रीज्ड एनटी। अगर रिपोर्ट में न्यूकल ट्रांसलूसेंसी ज्यादा लिखी हुई है तो ये वो दो चीजें हैं जिसपे आप डाउन सस्पेक्ट कर रहे हो, अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है। ये स्क्रीनिंग के तरीके हैं। स्क्रीनिंग मतलब वो टेस्ट जिसपे आपको सस्पिशन होता है, आपको शक होता है कि शायद ये वो डिजीज है। तो अल्ट्रासाउंड पे अगर नेजल बोन नहीं दिखी और एंटी बढ़ा हुआ है तो रेडियोलॉजिस्ट को शक होना शुरू हुआ। तो उसने क्या करा, पैथोलॉजिस्ट के पास उस प्रेग्नेंट लेडी को भेजा। पैथोलॉजिस्ट मार्कर टेस्टिंग करते हैं। मार्कर टेस्टिंग के लिए पेशेंट से क्या सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है। एंड मार्कर में कौन से मार्कर टेस्टिंग, अगर पैथोलॉजिस्ट ने 3 मार्कर्स टेस्ट करें तो उसे बोला जाता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट। कौन कौन से हैं वो 3 मार्कर्स, बीटा HCG, अल्फा फीटोप्रोटीन एंड ईस्ट्रायोल। अगर पैथोलॉजिस्ट इन 3 के साथ एक और मार्कर ऐड कर दे, दैट इज इनहिबिन A, तो अब कितने हो गए टोटल 4 मार्कर, उसे बोला जाएगा क्वाड्रुपल टेस्टिंग। तो फॉर एग्जांपल चारों टेस्ट पैथोलॉजिस्ट ने ब्लड सैंपल पे लगाए, तो वो कौन सी रिपोर्ट आएगी जिसपे पैथोलॉजिस्ट को शक होगा कि पेशेंट के बेबी को शायद डाउन्स है। तो अगर बीटा HCG इज हाई एंड इनहिबिन इज हाई, whereas if alpha fetoprotein and estriol are low, इन चारों पर अगेन क्वेरी, शक होगा कि शायद डाउन्स है। इसे याद करने का तरीका बहुत इजी है। इनहिबिन में हाई आता है तो इनहिबिन हाई होगा। बीटा HCG में भी H फॉर हाई आता है तो बीटा HCG भी हाई होगा। HCG हाई है, इनहिबिन हाई है, बाकी दोनों लो है, मतलब डाउन सोचो। अब ये सब चीजों से सिर्फ आपको शक हुआ है तो कंफर्म करने के लिए अब आप कौन सा टेस्ट करोगे, दैट इज नोन एज कैरियोटाइपिंग, जो हम अगले 5 से 7 मिनट में पढ़ेंगे, राइट। सो दिस इज हाउ यू डू एन एंटायर प्रोटोकॉल कि जब एक प्रेग्नेंट फीमेल आती है तो आप क्या क्या टेस्ट लगाते हो। ये सब डाउन्स के बारे में था। अब कुछ और ट्राइसोमीज के बारे में पढ़ते हैं। What is Pettau syndrome? Pettau syndrome is trisomy 13. याद करने का तरीका is very simple, that Pettau is
प्यूबर्टी की एज, पटाने की एज, तो पटाने की और प्यूबर्टी की एज होती है 13, तो पेटाउ सिंड्रोम इज ट्राइसोमी 13। एंड पी फॉर पेटाउ सिंड्रोम, पी फॉर सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे दिख रही है एक्स्ट्रा फिंगर्स, दैट इज पॉलीडेक्टाइली। नेक्स्ट पी से जो आपको दिख रहा है लिप और पैलेट में क्लेफ्टिंग है, सो क्लेफ्ट लिप एज क्लेफ्ट पैलेट, रिपीटिंग पॉलीडेक्टाइली। देन पी से और क्या हो गया, क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप। एंड ऑफ्थैल में क्या दिखता है, ऐसे आईज के अंदर लगता है कि की होल डिफॉर्मिटी हुई है, की होल डिफॉर्मिटी मतलब कोलोबोमा, सो कोलोबोमा और की होल डिफॉर्मिटी इज नोटेड। ये तीनों चीजें अगर आपको देखने को मिलेंगी, सो दिस इज ऑल गोइंग इन फेवर ऑफ Petau syndrome. But now we have another syndrome which is trisomy 18. E for 18, E for Edward syndrome. Trisomy 18 में क्या देखने को मिलता है, अल्ट्रासाउंड पे रेडियोलॉजिस्ट को थोड़ा सा शक हो जाता है ट्राइसोमी 18 के बारे में, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट को देखने को मिलता है स्ट्रॉबेरी स्कल। व्हाट इज स्ट्रॉबेरी स्कल, जैसे कि स्ट्रॉबेरी सबने देखी ही होगी, तो स्ट्रॉबेरी इस प्रकार की दिखाई देती है, एक एंड थोड़ा सा छोटा नैरो होता है, पॉइंटेड होता है, तो जो चिन है बच्चे की वो बहुत छोटी है, तो वो उसका नुकीला वाला एंड हो गया। और दूसरे तरफ से जो बेस होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, तो अगर आप बच्चे का सर देखोगे पीछे की तरफ से तो वो थोड़ा सा चौड़ा है, मतलब जो बैक साइड को क्या बोलते हैं, ऑक्सीपिटल रीजन, जो बच्चे का ऑक्सीपिटल रीजन है वो बड़ा है और जो बच्चे की चिन है वो छोटी है, इस वजह से इसे बोला जाता है स्ट्रॉबेरी स्कल। उसके अलावा जब अल्ट्रासाउंड पे रेडियोलॉजिस्ट किडनीज की तरफ स्कैनिंग करेंगे तो उन्हें किडनीज में दिखाई देगा कि जो लोअर पोल है वो ऐसी किडनी नीचे से फ्यूज्ड है, जुड़ी हुई है, उसे बोला जाता है हॉर्स शू किडनी। इसके अलावा जब आप बच्चे के हाथ देखोगे तो बच्चे के हाथ हमेशा एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए मिलेंगे या ओवरलैपिंग मिलेंगे, इसे बोला जाता है ओवरलैपिंग फिंगर्स। सो रिमेंबर ओवरलैपिंग फिंगर्स, स्ट्रॉबेरी स्कल एंड हॉर्स शू किडनी। बट ये था एडवर्ड सिंड्रोम, पेटाउ अलग से पढ़ लिया, एडवर्ड अलग से पढ़ लिया, बट इन सब के बीच में पेटाउ और एडवर्ड दोनों में कुछ चीजें कॉमन है। वो क्या कॉमन है, सबसे पहले इन दोनों बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन देखा जाता है। दूसरा, अगर इन दोनों बच्चों के आप पैर देखोगे तो सबने कभी देखा होगा कि पुराने जमाने में स्पेशली ज्यादातर ऐसी चेयर्स होती थी जो रॉकिंग चेयर्स बोलते थे जिनको, तो उनके नीचे से जो कुर्सी के पैर होते हैं वो कॉन्वेक्स होते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे बच्चे के जो पैर हैं वो कॉन्वेक्स हैं, इस वजह से इसे बोला जाता है रॉकर बॉटम फीट। पीडियाट्रिक्स में एक और क्वेश्चन आता है, इन दोनों का जो कार्डियक अनोमली है वो भी सेम है, दैट इज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है एंड पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस कैन हैपन। सो ये जो फीचर्स हैं ये तीन इन दोनों के कॉमन फीचर्स हैं। ट्राइसोमी 21, 13 और 18 हो गया। अब जो बचता है वो ट्राइसोमी का ही टाइप है बट एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स में चलते हैं, दैट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है मेल के अंदर। पहले तो मेल का बताओ, मेल क्या होता है, 46XY, दैट इज अ मेल। अब हमने कहा मेल में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, मतलब एक तो 46 की बजाय अगर आप एक्स्ट्रा एक्स ऐड कर रहे हो, एक तो एक्स्ट्रा एक्स ऐड करा, अगर आपने एक एक्स ऐड करा तो यहाँ पे टोटल नंबर भी बढ़ेगा, सो 47XXY होने वाला है। या फिर अगर दो एक्स क्रोमोसोम्स ऐड कर दिया आपने मेल के अंदर तो 48XXY होने वाला है। तो जितने आप एक्स क्रोमोसोम्स ऐड करते जाओगे वो सारे डिजीजेस क्लाइनफेल्टर में है। तो अगर आपके पास एक क्लाइनफेल्टर का मरीज है जिसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, एक और है जिसमें दो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, तो दोनों में क्या अंतर देखने को मिलेगा, जैसे जैसे एक्स क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा मेंटल रिटार्डेशन भी बढ़ती जाएगी। मतलब अगर आप इन दोनों का आईक्यू कंपेयर करोगे तो किसमें आपको मेंटल रिटार्डेशन ज्यादा मिलेगा, या फिर उल्टा समझे तो किसमें आपको आईक्यू और कम मिलेगा, मतलब जितने एक्स क्रोमोसोम होंगे उतना आईक्यू गिरता जाएगा। ये है याद करने का तरीका। और उसके बाद अगर आप देखो तो अल्टीमेटली है तो ये मेल, क्रोमोसोम्स में एक्स और वाई तो है ना, तो क्या बनेगा, ओवरीज या टेस्टिस, टेस्टिस ही बनेगा। बट क्या वो अच्छे से डेवलप हो पाएगा, क्योंकि साथ में इतने सारे एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो अच्छे से तो नहीं डेवलप हो पाएगा। तो हाइपोगोनाडिज्म समझ में आया। साथ में जो मेल के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे आवाज का बदलना, हेयर ग्रोथ हो गई बॉडी में, क्या ये सारी चीजें भी टाइम से और अच्छे से हो पाएंगी, नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कम होंगे, टेस्टिस का साइज भी कम हो जाएगा। क्यों ये हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना टेस्टोस्टेरॉन काम करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा है। इतने एक्स क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस में जो टेस्टोस्टेरॉन लेवल है वो कम है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट PYQ। क्लाइनफेल्टर के मरीज में उसके हार्मोन प्रोफाइल के बारे में बताओ तो जो टेस्टोस्टेरॉन लेवल है वो कम होगा, और टेस्टोस्टेरॉन के कम होने की वजह से हमारी बॉडी में एक फीडबैक जाता है, एक सिग्नल जाता है, एक कॉल जाती है कि टेस्टोस्टेरॉन कम हो गया तो कुछ और उसके बदले में बढ़ा दो। सो FSH और LH
बढ़ जाएगा. Now this is done. Finally coming to what is their physical attributes. They are very very tall individuals, and you know cardiac anomalies में they have mitral valve prolapse. Why am I asking you this? Because कुछ ही आधा एक घंटा पहले आपने पढ़ा होगा एक और डिजीज थी जिसमें जो पेशेंट था वो 9 feet tall पेशेंट था, एंड उस पेशेंट में भी mitral valve prolapse था. That was Marfan's. Marfan's is also tall patient, MVP. Klinefelter is also tall patient, MVP. मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है क्लाइनफेल्टर में? इट इज ब्रेस्ट कैंसर. एंड ऑब्वियसली अगर ये मेल पेशेंट है, ओरिजिनली तो मेल पेशेंट है, तो कौन सा कैंसर होगा? मेल ब्रेस्ट कैंसर होगा. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन सा होता है इसके अंदर? दैट इज SLE. क्लाइनफेल्टर इज डन. अभी तक आप हर चीज अधिक में पढ़ रहे थे, ट्राइसोमी 21, 13, सब चीजें बढ़ रही थी. यहाँ पे भी एक्स क्रोमोसोम बढ़ रहा था. अब हम ऐसी एक डिजीज पढ़ेंगे जिसमें हम कुछ घटाएंगे, कुछ कम करेंगे. सो दैट इज गोइंग टू बी मोनोजोमी एक्स. फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल क्या होती है? 46XX. तो अगर एक फीमेल 46XX है, हम उसमें से अगर एक X हटा दें तो नाउ दैट फीमेल विल बिकम 45XO, एंड दैट इज नोन एज टर्नर्स सिंड्रोम. टर्नर्स सिंड्रोम इज मोनोजोमी X. टर्नर्स सिंड्रोम में बहुत कुछ बदलने वाला ऑल ऑफ अ सडन. अभी तक जितनी भी डिजीजेस आपने पढ़ी, चाहे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम था, पेशेंट को मेंटल रिटार्डेशन, प्राडर विली, एंजलमैन, डाउन्स, एडवर्ड पेटाउ, सब जगह मेंटल रिटार्डेशन था. टर्नर्स में टर्न द टेबल्स. टर्न द टेबल्स मतलब जो IQ होगा वो यूजुअली नॉर्मल होता है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज. नेक्स्ट चीज जो आपको जाननी है वही फिजिकल एट्रीब्यूट्स. तो इसके अंदर लाइक आई सेड टर्न क्या करना है? नेक टर्न करना है. मतलब जो नेक के फीचर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज जो देखी जाती है कि ज्यादातर लोगों में नेक आपको अलग दिखाई देगा, फिर उसके बाद आपको ऐसे शोल्डर्स दिखाई देंगे. बट इन मरीजों में क्या होगा? आपको ऐसे लगेगा कि इनकी गर्दन और इनके कंधे आपस में जुड़े हुए हैं. मतलब यहाँ पर कुछ स्किन का फोल्ड आपको दिखाई देगा. उसे बोला जाता है वेबिंग ऑफ नेक. साथ ही साथ इनकी गर्दन में एक ट्यूमर भी देखा गया है जिसका नाम है सिस्टिक हाइग्रोमा. सिस्टिक हाइग्रोमा पे 2 ही क्वेश्चन आते हैं, पूरे अपने 19 सब्जेक्ट्स मिला लो. पहला क्वेश्चन है सिस्टिक हाइग्रोमा कौन से सिंड्रोम में देखा जाता है? दैट इज टर्नर्स. एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट ये होता क्या है, ये किस प्रकार का ट्यूमर है? दिस इज अ लिम्फेटिक चैनल ट्यूमर. इट इज अ लिम्फेंजियोमा जो कि गर्दन में ज्यादा पाया जाता है. सो लिम्फेंजियोमा इन द नेक एंड टर्नर्स में देखे जाने वाला ट्यूमर सिस्टिक हाइग्रोमा. नेक में एक और चीज, अगर आप अपनी हेयर लाइन देखो पीछे की तरफ तो वो आपके कान के पास कहीं आके रुकती है, पर इन लोगों की हेयर लाइन ज्यादा नीचे तक आती है. तो कहना है इसे लो पोस्टीरियर हेयर लाइन. अनदर फीचर इज लो पोस्टीरियर हेयर लाइन. Now let's come to cardiac anomaly. Cardiac anomaly में most common these patients have bicuspid aortic valve. पहले की किताबों में coarctation of aorta लिखा होता था, but अब वो सबसे common नहीं माना जाता. अब अगर question आएगा bicuspid aortic valve is more common than coarctation of aorta. Finally coming to the ovaries. These patients their ovaries have not developed क्योंकि obviously ना एक X क्रोमोसोम ही नहीं था तो ओवरी कहाँ से डेवलप होगी. तो उस प्रकार की ओवरी को बोला जाता है rudimentary या फिर streak ovary. रुडिमेंट्री या स्ट्रीक ओवरी. एंड अगर ओवरी ही डेवलप नहीं हुई तो मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन कभी स्टार्ट ही नहीं होगी. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया बिकॉज ओवरीज आर नॉट डेवलप्ड. दिस इज द इंटायर प्रोफाइल. हमेशा याद रखना टर्नर्स में टर्न द नेक. सबसे पहले नेक के फीचर्स, वेब नेक हो गया, सिस्टिक हाइग्रोमा हो गया, लो पोस्टीरियर हेयरलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट. टर्न द IQ. अभी तक सब जगह मेंटल रिटार्डेशन था, यहाँ IQ नॉर्मल था. Now with that we have finished off all of our chromosomal disorders also. We come to the last segment of genetics, that is diagnosis of genetic disorders. उन पार्ट्स को शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे पेडिग्री सिंबल्स एंड पेडिग्री चार्ट्स बिकॉज वी नो दैट एवरी सेशन वन क्वेश्चन ऑन पेडिग्री हैज टू कम. सो लेट अस स्टार्ट विद द पेडिग्री सिंबल्स. द सर्कल, व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट? फीमेल. एंड द स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अ मेल. और जब डायमंड सिंबल दिया जाएगा एग्जाम में दैट मीन्स जेंडर इज अननोन. अगर सर्कल और स्क्वायर दोनों तरीके से शेड कर दिए जाएं तो उनका मतलब है पेशेंट में डिजीज है. अगर हाफ शेडिंग करी जाएगी, नेक्स्ट जैसा सिंबल दिखाया गया है, हाफ शेडिंग इंडिकेट्स कैरियर. If the circle has a dot, then that is indicative of X-linked carrier. So why is it that सिर्फ circle के अंदर वो dot बनाया गया है? Why is it that square के अंदर dot नहीं बनाया गया? Because X-linked carrier सिर्फ females में देखा जाता है, males का X-linked carrier होता ही नहीं है.
नाउ लेट्स कम टू द एरो। अगर एरो सिर्फ पेशेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब है ये आपका इंडेक्स केस है। ये वो केस है जो आपके पास ओपीडी में आया है और इस पेशेंट के बाद आपने इससे जाना कि इसके माँ बाप में, दादा दादी में, भाई बहनों में क्या तकलीफ थी, तो ये आपका पेशेंट है। इस पेशेंट की तरफ एरो बनाएंगे तो ये हो गया आपका इंडेक्स केस। तो ये एक तीर की तरह है। अभी तो तीर सिर्फ एक तरीके की तरफ आपका इशारा दे रहा है कि ये आपका मरीज है, बट अगर वो तीर आर पार चला जाए, इफ द एरो स्ट्राइक्स थ्रू इट, देन व्हाट इज दैट इंडिकेटिव ऑफ? दैट इज इंडिकेटिव ऑफ डेथ। सो अगर पूरा स्ट्राइक ऑफ मिला तो मतलब पेशेंट की डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट सेट ऑफ सिंबल्स आर रिलेटेड टू मैरिज। अगर एक सिंगल फीमेल और मेल के बीच में अगर आपको सिंगल लाइन दिखाई देगी, दैट इज गोइंग टू बी मैरिज। एंड अगर डबल लाइन दिखाई देगी, सो डबल लाइन इज इंडिकेटिव ऑफ कॉन्सैंग्विनस मैरिज। व्हाट इज कॉन्सैंग्विनस मैरिज? मैरिज विच अकर्स विद इन रिलेटिव्स। तो अगर कजिन्स में या कहीं भी अपनी फैमिली रिलेशन में शादी हुई है, सो विद इन रिलेशन वाली शादी को कॉन्सैंग्विनस मैरिज कहते हैं। और क्यों ऐसा एडवाइस दिया जाता है कि ऐसा करने से क्या दिक्कत हो सकती है जेनेटिकली, और ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स विद कॉन्सैंग्विनस मैरिज। तो अगर एक लाइन होगी तो मैरिज, दो लाइन होगी तो कॉन्सैंग्विनस मैरिज, और अगर लाइन के बीच में उन्होंने एक ब्रेक लगाया तो ब्रेक का मतलब देयर इज अ डिवोर्स। आफ्टर द मैरिज लेट्स गो टू किड्स। अगर ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, जैसे यहाँ पे दिखाया कि पहले एक फीमेल बर्थ हुआ था, उसके बाद अगला बच्चा वाज अ मेल बर्थ, तो मतलब ये आपको बच्चों के बारे में बताना चाह रहे हैं, दैट इज ऑफस्प्रिंग्स। बट उसमें ध्यान से देखो कि कौन सा ब्रैकेट यूज करा है। दे हैव यूज्ड अ स्क्वायर ब्रैकेट, बिकॉज इसमें अगर ये लोग कॉमन ब्रैकेट यूज करेंगे, कॉमन ब्रैकेट मतलब एक ही प्रेगनेंसी से दो बच्चे हुए, दोबारा देख लो, एक ही प्रेगनेंसी से दो बच्चे हुए, तो जब भी ट्विंस बताना चाहते हैं तो वो आपको इस तरीके का कॉमन ब्रैकेट देंगे। गायनी में दो टाइप के ट्विंस हैं, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक मतलब कि हुए तो एक ही प्रेगनेंसी पे हैं पर दो अलग अलग जाइगोट बने हैं, दो अलग अलग बच्चे बने हैं, तो दो अलग अलग जाइगोट, दो अलग अलग बच्चे, डाइजाइगोटिक ट्विन। बट व्हाट इज मोनोजाइगोटिक ट्विन? मोनोजाइगोटिक ट्विन का मतलब कि प्रेगनेंसी तो एक है और मोनोजाइगोटिक जाइगोट भी एक बना था, उसके बाद वो स्प्लिट हुआ और दो बच्चे बने। तो अगर उन दोनों बच्चों को ऐसे ज्वाइन करके दिखाया गया, मतलब वो आपको एक जाइगोट की तरफ हिंट देने की कोशिश कर रहे, तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के बीच में एक कनेक्शन बनाया जाएगा। सिंपल। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब बच्चे, अगर कॉमन ब्रैकेट हुआ तो मतलब ट्विन्स, डाइजाइगोटिक ट्विन्स एंड कनेक्टेड है तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, और अगर कोई भी ब्रैकेट नहीं बनाया गया तो मतलब दे आर टेलिंग यू दैट देयर आर नो किड्स दैट आर बोर्न टू दिस कपल। All the pedigree symbols are done. Now we go on to the pedigree rules. 5G के जमाने में आपको 2G में जाना पड़ेगा, because pedigree rules are to do with 2G, that is gender and generation. Gender and generation मतलब सबसे पहले gender predilection मतलब कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है जो सिर्फ इस फैमिली के मेल मेंबर्स में ही हो रही है या हमेशा फीमेल मेंबर्स में ही हो रही है, तो पहले तो आप ये जानने की कोशिश करो। या फिर ऐसी डिजीज है जो 5 मेल मेंबर्स को हुई, 5 फीमेल मेंबर्स को हुई, तो कोई बायस नहीं है, पहले वही समझते हैं। इफ देयर इज नो जेंडर बायस, नो जेंडर बायस, तो आप क्या सोचते हो? ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स है, मतलब ये एक्स और वाई वाले डिसऑर्डर्स नहीं है। एक्स और वाई क्रोमोसोम वाले डिसऑर्डर्स मेल फीमेल का जेंडर बायस होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मेल्स में भी हो रहा है, फीमेल्स में भी हो रहा है, तो मतलब वो कौन सी डिजीजेस हो जाती हैं? ऑटोजोमल। जेंडर के बाद अगला जी कौन सा जाता है? जेनरेशन। अब आपको जानना है क्या ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट वो इंसान होता है जो किसी भी परिस्थिति में आप उसे जाके खड़ा कर दोगे वो वहां बात करके डोमिनेट कर ही लेगा। तो डोमिनेंट मतलब आप किसी भी जनरेशन में इस डिजीज को लेके आओगे, ये डिजीज आपको पेशेंट में देखने को मिलेगी ही मिलेगी, मतलब ऑल जनरेशंस विल बी अफेक्टेड। कभी भी कोई इससे बच नहीं पाएगा, कोई जनरेशन बच नहीं पाएगी। वेयर इज ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब कि जो कुछ जनरेशंस में देखी जाती है और कुछ में नहीं देखी जाती, मतलब जनरेशंस आर गोइंग टू बी स्किप्ड। इसे समझने के लिए लेट अस लुक एट अ पेडिग्री चार्ट। व्हेनेवर यू सी अ पेडिग्री चार्ट, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना, यू हैव टू टेक योर फुल 1 मिनट एंड यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग द 2G रूल। सबसे पहले जेंडर को देखो, क्या ये डिजीज यहाँ पर इफ यू लुक केयरफुली मेल्स में हो रही है? यस। फीमेल्स में भी हो रही है। तो क्या ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में हो रही है? बिल्कुल। तो क्या कोई जेंडर बायस है? बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज नो जेंडर बायस। जैसे ही जेंडर बायस हटा, जो सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में आई, ये ऑटोसोमल डिजीज है। अब मुझे जानना है ये डोमिनेंट है या रिसेसिव। तो जेंडर के बाद अगला जी क्या है? जेनरेशन। क्या ये फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिल रही है? यस। सेकेंड जनरेशन में भी है और फिर थर्ड जनरेशन में भी है। तो अगर सब जनरेशन में डोमिनेट कर रही है, ऑल जनरेशन आर अफेक्टेड, तो ये डिजीज बन
जाएगी ऑटोसोमल डोमिनेंट। दैट इज द आंसर। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पेडिग्री चार्ट। चाहे आपको पता है इसका आंसर क्या है, बट कभी भी पेडिग्री चार्ट में जल्दी नहीं करना, एग्जाम में भी। ऑलवेज फॉलो द 2G रूल। सबसे पहले जेंडर को देखते हैं, यहाँ पे ये फीमेल्स में हो रहा है, ये भी फीमेल्स में हो रहा है और ये मेल्स में हो रहा है, तो जेंडर बायस तो मुझे नहीं दिख रहा, मेल्स और फीमेल्स दोनों में हो रहा है। अगर कोई जेंडर बायस नहीं है तो डिजीज तो ऑटोसोमल है। अब जनरेशन देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में डिजीज हुई, सेकंड और थर्ड जनरेशन में नहीं दिख रही, और फोर्थ जनरेशन में फिर से दिख रही है। मतलब द जनरेशंस आर गोइंग टू बी स्किप्ड। जैसे ही जनरेशन स्किपिंग की बात आई तो आपने क्या बनाया, यू हैव मेड इट ऑटोसोमल रिसेसिव। दैट इज हाउ यू मेक द डायग्नोसिस। सो कमिंग बैक, 2G रूल से आपने डोमिनेंट और रिसेसिव सॉल्व करा, इसी 2G रूल से आप बाकी के X और Y क्रोमोसोम की चीजें भी सॉल्व करोगे। XLR में, ऑल दिस आई हैव टॉट यू विद योर निमोनिक्स, XLR में हमेशा डिजीज मेल्स में देखी जाती है और फीमेल्स यूजुअली कैरियर्स होती है। सो व्हेन वी लुक एट XLR काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स, यू विल ऑलवेज नोटिस, भाई अगर एग्जाम में मैम मुझे कैसे पता है XLR का पेडिग्री है, तो आप अपना 2G रूल फॉलो करो ना। सबसे पहले जेंडर देखना शुरू करो कि डिजीज यहाँ पे अच्छा मेल पेशेंट में हो रही है, यहाँ पे भी डिजीज मेल पेशेंट में हो रही है, फीमेल में कभी डिजीज हो ही नहीं रही है, तो जेंडर बायस वाली बात आ जाती है, ये X और Y क्रोमोसोम वाली बात है। तो अगर मेल्स में ही डिजीज देखने को मिल रही है और फीमेल्स में क्या स्टेट दिख रही है, फीमेल के अंदर डॉट मतलब फीमेल में कैरियर स्टेट दिख रही है, तो अब आप कौन सा पेडिग्री बनाओगे, XLR. Okay, now let's go to the next rule. What is the rule for XLD? Do you remember XLD was DDD? डैड से डिजीज सारी डॉटर्स को जाती हुई दिखेगी तो वो XLD होगा, और डैड से डिजीज सारे सन्स में जाते हुए दिखेगी तो वो Y लिंक्ड होगा। आई रिपीट इट, ये सब हम अभी अभी आधा एक घंटा पहले पढ़ के आए हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट XLD, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, अगर डैड ने जो डिजीज है वो सारी डॉटर्स को ट्रांसमिट करी है, ऑल द डॉटर्स। सो फॉर एग्जाम्पल, जब आपने ये पेडिग्री चार्ट देखा एग्जाम में तो यू रियलाइज कि यहाँ पे एक फादर को डिजीज थी, मेल को थी, और मेल के बाद वो जो डिजीज है वो उसने 2 डॉटर्स को बर्थ दिया, दोनों डॉटर्स को वो डिजीज गई है, मेल से वो फाइनली डॉटर्स को गई है। क्या वो किसी भी सन में आई है, बिल्कुल भी नहीं। तो डैड टू डिजीज टू ऑल द डॉटर्स, DDD, इट इज XLD। अच्छा चलो, लेट्स अज्यूम इस डॉटर में डिजीज आ गई और कुछ 25-30 साल बाद व्हेन दिस डॉटर गॉट मैरिड एंड देन शी हैड बेबीज, तो डॉटर से आगे किसी भी जेंडर को जाएगा मैम, डॉटर से आगे कहीं भी जाएगा, दैट इज ओके। सो डॉटर से आगे वो 50% बच्चों में जाएगा, मेल्स में भी जाएगा, फीमेल्स में जाएगा। बट जब मैन इफेक्टेड होगा डैड से डिजीज सिर्फ डॉटर्स को जाएगी, दैट इज अ केस ऑफ XLD। और यही अगर डैड से डिजीज, मतलब ये डैड है एंड डैड से डिजीज सिर्फ सन्स में जा रही है, और ये जब आगे जाके फादर बना तो इसने भी आगे जाके अपने सन को डिजीज दी, तो सारे सन्स में अगर डिजीज जा रही है, डैड टू ऑल द सन्स, उसे बोला जाता है Y लिंक्ड इनहेरिटेंस। एंड अभी हमने पढ़ा था अदर नेम ऑफ Y लिंक्ड इज होलैंड्रिक इनहेरिटेंस। सो दैट डेफिनेटली फिनिशेस ऑफ द 5 मेन पेडिग्री रूल्स फॉर यू। बाकी के 2 जो पेडिग्री चार्ट्स हैं वो ऑलरेडी आपने देखे हुए हैं। मदर टू ऑल फादर टू नन वाला पेडिग्री होता है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। आई होप दिस पेडिग्री कम्स टू यू बिकॉज ये एग्जाम में सबसे इजी पेडिग्री है पहचानने के लिए। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस टेल्स यू दैट फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ मदर एंड मदर ने बर्थ दिया 3 बच्चों को, यू कैन सी 1 बच्चा हेयर, 1 बच्चा हेयर, 1 हेयर। आई टेल यू 1 सोर्स ऑफ एरर। एग्जाम में जाके बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट से दैट अच्छा ये है पेरेंट्स और इसके बाद ये सारे हो गए इनके बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। आपको एरो देखना है कि उतने ही बच्चे रखना जितने एग्जामिनर देना चाहता है। सो रिमेंबर देयर आर 3 किड्स। ये जो इधर वाले एरोज हैं ये उनकी रिस्पेक्टिव शादी हुई है तो उनको नहीं इसी फैमिली में इंक्लूड करना। इनकी फैमिली में कितने बच्चे हुए, 3। मदर ने डिजीज तीनों बच्चों को दी तो मदर टू ऑल। आगे जाके जब ये लड़की मदर बनी तो इसने भी वो डिजीज आगे जाके अपने बच्चों को दी, यहाँ पे भी मदर टू ऑल। बट ये लड़का जब फादर बना, फादर ने डिजीज किसी भी बच्चे को नहीं दी तो फादर टू नन। मदर टू ऑल, फादर टू नन, ऑलवेज माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। द लास्ट वन इज माय फेवरेट, द लास्ट वन इज एवरीवन्स फेवरेट फॉर दैट मैटर बिकॉज इसमें कुछ देखना ही नहीं है। इसमें दुनिया में सारे लोग फैमिली में नॉर्मल होंगे, सिर्फ एक बच्चा होगा जो इफेक्ट होके आएगा एंड दैट इज नोन एज पॉप-अप डिजीज, गोनाडल मोजेकिज्म। दैट मीन्स दैट देखो पेरेंट्स और सिबलिंग्स बाकी सब नॉर्मल, एक बच्चा है जो एकदम से पॉप अप होके आया और इसका नाम हमने रखा गोनाडल मोजेकिज्म। दीज वर ऑल द
पेडिग्री चार्ट. So the first way of diagnosing is pedigree charts, which is done. अब उसके बाद अगले मेथड पे चलते हैं, which is karyotyping. One sure short question on karyotyping has to come, so you're not messing up on it. Let us start quickly in 5 minutes. Karyotyping किसे बोला जाता है? It is the study of chromosomes. याद है अभी हमने पढ़ा था कि अगर एक मदर है 40 इयर्स की और अगर आपको ऐसा शक हो रहा है कि उसके पास एक फीटस है जिसको शायद डाउन सिंड्रोम होगा, तो आप मदर के अंदर कुछ टेस्ट कर सकते हो, राइट? क्यों? क्योंकि आप कैरियोटाइपिंग से देखना चाहते हो, कंफर्म करना चाहते हो कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या नहीं. तो इसके लिए अगर प्रेग्नेंट फीमेल आपके पास आती है तो आप कौन सा सैंपल लेते हो? आप एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेते हो, मतलब आप एमनियोसेंटेसिस करते हो. पर एमनियोसेंटेसिस यूजुअली 14, 16, 18 हफ्ते की प्रेगनेंसी में किया जाता है. और अगर आप डाउन्स पहचानना चाह रहे हो तो जितना जल्दी पहचान लो उतना बेटर, ताकि मदर एमटीपी प्लान कर सके. तो एमनियोसेंटेसिस से भी जल्दी जो टेक्निक है जो 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे भी की जा सकती है, दैट इज कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग. तो ये तो प्रेग्नेंट लेडी में अगर आप टेस्ट करना चाहते हो. अगर आपकी ओपीडी में कोई 10-12 साल का बच्चा खुद चल के आता है, अगर आप उसकी शक्ल देख के, उसकी सिमियन इंक्रीज देख के लग रहा है कि शायद उसे डाउन्स है, तो उस बच्चे से आप क्या सैंपल लोगे या एक अडल्ट से क्या सैंपल लोगे? ब्लड सैंपल. और ब्लड में कौन से सेल पे ये जांच लगाना चाहोगे? दिस इज गोइंग टू बी इन द लिम्फोसाइट. तो सैंपल आपने ले लिया, सैंपल लेके आपने भेजा लैब में. लैब में सबसे पहली चीज करी जाती है, सेल्स को अरेस्ट करते हैं. कौन से फेज में अरेस्ट करते हैं? मेटाफेज अरेस्ट. और सेल्स को अरेस्ट करने के लिए क्यों मेटाफेज अरेस्ट इज गोइंग टू बी डन बाय व्हाट? कौन सा केमिकल ऐड करेंगे? इट इज एडिंग ऑफ कॉल्चीसिन. तो आप क्या करोगे? पेशेंट का सैंपल लोगे, उस पर कुछ ड्रॉप्स कॉल्चीसिन डालोगे ताकि जो सेल्स है वो मेटाफेज अरेस्ट में चले जाए. उसके बाद आप सेल्स को एक जगह रोक के रखना चाहते हो, वरना इसके बाद आप कभी इस पे पानी या कोई सोल्यूशन डालोगे तो सेल धुल के गिर जाएंगे. तो आप सेल्स को एक जगह फिक्स करना चाहते हो. फिक्सेटिव में आप यूज करते हो कार्नोय फिक्सेटिव. ऑलवेज रिमेंबर, कार फॉर कैरियो एंड कैरियो. तो कार्नोय याद रखना, बिकॉज एग्जामिनर ऑप्शंस में देता है कार्ने फिक्सेटिव, कार्नी फिक्सेटिव, कार्नाई फिक्सेटिव. ऐसा कुछ भी नहीं मार्क करना. कार फॉर कैर एंड यो मतलब यो. कार्नोय फिक्सेटिव यूज करना है. इसमें एग्जामिनर आपको कॉम्पोजिशन क्वेश्चन में लिख के देगा कि कार्नोय फिक्सेटिव में दो चीजें, दो केमिकल होते हैं, मिथेनॉल एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड. आपको ये बनाना है. आप क्या चीज कितने प्रपोर्शन में लोगे, किसकी क्या मात्रा रहेगी, आपको बस इतना एग्जामिनर को बता के आना है. तो इसका जो प्रपोर्शन है दैट इज 3:1. कैसे याद करोगे? सी कौन सा अल्फाबेट होता है हमारा? ए बी सी तीसरा अल्फाबेट एंड ए इज द फर्स्ट अल्फाबेट. तो सी ए 3:1, 3:1 इनका रेशियो है. फिक्स करने के बाद जो अगला स्टेप आता है दैट इज स्टेनिंग. पैथोलॉजी की स्लाइड मतलब पिंक, ब्लू, ग्रीन, येलो, कोई तो रंग आपको उसमें भरना ही पड़ेगा. तो आप स्टेनिंग करते हो. दो टाइप की स्टेनिंग है. सबसे कॉमन जो स्टेनिंग होती है उसको बोला जाता है जी बैंडिंग. कौन सा स्टेन यूज किया जाता है इसमें? इट इज द जिम्सा स्टेन. जब भी आप जिम्सा स्टेन यूज करोगे, जो माइक्रोस्कोप आप उसके बाद अपनी लैब में यूज करोगे ये देखने के लिए, वो होगा लाइट माइक्रोस्कोप. ऑन दी अदर हैंड कुछ लैब्स में क्यू बैंडिंग की जाती है. क्यू कौन से स्टेन का नाम है? क्यू फॉर क्विनाक्रिन स्टेन. क्विनाक्रिन स्टेन अगर आप यूज कर रहे हो तो फिर आप जो माइक्रोस्कोप यूज करोगे उसके बाद उसे देखने के लिए दैट विल बी अ फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप. याद करने का तरीका बहुत सिंपल है. क्विनाक्रिन क्वीन की तरह साउंड करता है, तो क्वीन के लिए आपने कुछ फैंसी वाला माइक्रोस्कोप लगाया, मतलब क्विनाक्रिन के लिए फैंसी फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप. फिर जिम्सा, जिम्सा गरीब जैसा साउंड कर रहा है, तो गरीबों वाला माइक्रोस्कोप जो हम हमेशा यूज करते हैं. गरीब के लिए लाइट माइक्रोस्कोप एंड क्वीन के लिए फैंसी वाला फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप. बट प्लीज इसमें ये याद रखना, सबसे कॉमन पूछा गया तो हम गरीबी में जीना चाहते हैं, मतलब जी बैंडिंग और जिम्सा बैंडिंग, मतलब हम लाइट माइक्रोस्कोप से काम चला लेंगे. बट ये सिर्फ याद करने के लिए था. आप लाइट माइक्रोस्कोप सच में खरीदने जाओगे तो वो भी काफी एक्सपेंसिव होता है. एनीवे, सो नाउ इफ आई आस्क यू कि अगर ये वाली बैंडिंग आपको दिखाई गई एग्जाम में, तो ये तो आपको दिख रहा है कि कलर से ही पता लग रहा है ये फ्लोरेसेंट है, ये ग्रीन कलर का शाइन अपीयरेंस दे रहा है, तो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप है. तो कौन सी वाली बैंडिंग? क्वीन वाली, क्यू बैंडिंग. दूसरी वाली गरीबों वाली, थोड़ी ब्लैक एंड व्हाइट टाइप्स, तो ये कौन सी बैंडिंग है? दैट इज गोना बी जी बैंडिंग. जी बैंडिंग में अगर आप देखो, इन्होंने ये नॉर्मल कैरियोटाइप है, इन्होंने सारे क्रोमोसोम्स को अरेंज करा है फ्रॉम क्रोमोसोम नंबर 1 ऑल द वे टिल द लास्ट क्रोमोसोम. तो ये एक ऑर्डर है जिसमें ये अरेंज किए जाते हैं, दैट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ. ध्यान से देखो तो सबसे पहला क्रोमोसोम सबसे लॉन्ग क्रोमोसोम है, धीरे धीरे वो क्रोमोसोम्स छोटे होते जा रहे हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट विच इज द शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम. तो याद रखना आखिरी क्रोमोसोम सबसे छोटा नहीं होता. शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम इज गोइंग टू बी क्रोमोसोम नंबर 21 which is an FMG PYQ.
अब इसी कैरियोटाइप पे कुछ डिजीजेस डायग्नोज करने की कोशिश करो। अगर इसके अंदर आप देखो तो सारे क्रोमोसोम्स पेयर्स में हैं, बट क्रोमोसोम 21 पे 3 क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, मतलब ट्राइसोमी 21, दिस मीन्स इट्स अ केस ऑफ डाउन सिंड्रोम। अगर यहाँ पे 13 पे 3 क्रोमोसोम्स होते तो ट्राइसोमी 13 पेटाउ सिंड्रोम, अगर 18 पे 3 होते तो ट्राइसोमी 18 दैट इज एडवर्ड सिंड्रोम। तो इस तरीके से आपको कैरियोटाइपिंग की डायग्नोसिस बनानी है। आई होप एवरीवन इज ओके विद कैरियोटाइपिंग, बिकॉज नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी कम टू, जो अगली जांच हम लगाते हैं लैब में, वो है फिश। फिश के ऊपर भी आजकल बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में आ रहे हैं। फिश का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज द फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके अंदर आप पेशेंट से वही ब्लड सैंपल जैसे कैरियोटाइपिंग में ले रहे थे वैसे यहाँ पे भी ब्लड सैंपल लोगे, बट यहाँ पे जो ब्लड सैंपल लोगे वो सेल्स को अरेस्ट आप कौन से फेज में करते हो? इट इज डन इन द इंटरफेज। इफ यू रिमेंबर, कैरियोटाइपिंग में आपने अरेस्ट करा था मेटाफेज में, यहाँ पर आप अरेस्ट करते हो इंटरफेज में। अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं याद करके जाना, कलर कोडिंग बताना एग्जामिनर का काम है, कुछ काम एग्जामिनर के लिए भी छोड़ देने चाहिए। सो प्लीज रिमेंबर ग्रीन कलर, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि ग्रीन कलर जो है वो क्रोमोसोम 13 को दिया गया। तो आपने क्या करा, अच्छा ये रहा ग्रीन कलर, ये क्रोमोसोम 13 है, ये रहा ग्रीन कलर, ये क्रोमोसोम 13 है। एंड हर किसी के पास 2-2 क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर्स में होते हैं, तो ये तो बढ़िया लग रहा है। अब अगला चलते हैं रेड कलर। रेड कलर एग्जामिनर ने कहा मैंने दिया क्रोमोसोम 21 को, तो आपने देखा यहाँ पे मुझे 3 तरीके के रेड सिग्नल्स दिख रहे हैं, मतलब इस पेशेंट के पास 3 क्रोमोसोम 21 है। इसकी डायग्नोसिस बन जाएगी ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम। तो ये तो डिपेंड करता है ना, अगर एग्जामिनर ने रेड कलर क्रोमोसोम 18 को दिया होता तो ये क्या बन जाता? ट्राइसोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम। तो अब वो जब मरीज मेरे पास आएगा, कलर कोडिंग डिफाइन नहीं है, मेरा जो मन करे मैं किसी भी क्रोमोसोम को अपने मन से कोई भी कलर दे सकती हूँ। तो ये कलर कोडिंग बताना एग्जामिनर का काम है। क्रक्स ऑफ द मैटर इज दैट अगर आपको फिश टेक्निक यूज करनी है तो क्रोमोसोम्स के बारे में जानना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन था जो अभी INICET 2024 मई सेशन में आया था, एंड उसमें पूछा गया था फिश इज यूज्ड फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो टेल मी, क्या फिश एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है? बिल्कुल, अगर कोई चीज बढ़ रही है या घट रही है, बिकॉज इसमें काउंटिंग ही तो करना है। तो कोई चीज अगर रेड सिग्नल बहुत ज्यादा हो गया, बढ़ गया, या फिर रेड सिग्नल कम हो गया, तो एम्प्लीफिकेशन हो गया, डिलीशन हो गया, ऐसी चीजों के लिए हम फिश यूज कर सकते हैं। ट्रांसलोकेशन, जैसे कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम्स आपस में मिल रहे हैं, ट्रांसलोकेट हो रहे हैं, बिल्कुल क्रोमोसोम से रिलेटेड कोई भी चीज हम जान सकते हैं, बट पॉइंट म्यूटेशन नहीं जान सकते। म्यूटेशंस के लिए आपको PCR करना पड़ेगा। सो व्हाट इज इट नॉट यूज्ड फॉर? INICET May 24 क्वेश्चन, इट इज नॉट यूज्ड फॉर पॉइंट म्यूटेशंस, दैट इज डिटेक्टेड बाय PCR। तो जब अभी बोला PCR, that means the fourth thing that I'm going to teach you about quickly in 10 minutes is polymerase chain reaction. PCR के बारे में काफी चीजें हैं जो आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, और आजकल हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बायोकेम एंड पैथ माइक्रो में आता है PCR के ऊपर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फुल फॉर्म सब जानते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पूछा जाता है तो दाई आप याद करेंगे। दाई मतलब 3 स्टेप्स होते हैं, इन्हें 3 को अरेंजमेंट में आपको एग्जामिनर के लिए अरेंज करके देना होता है, तो ये हम याद कर लेते हैं। सबसे पहले PCR हम किस सैंपल पे करते हैं? DNA के सैंपल पे करते हैं, और DNA ये सब हम जानते हैं कि हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो यहाँ पे मुझे डबल स्ट्रैंडेड DNA दिख रहा है, बट हमने क्या करा? हमने पहला स्टेप करा डीनेचुरेशन, क्योंकि जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है हम चाहते हैं कि उसको हम तोड़ के सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दें। तो मतलब काफी हाई टेम्परेचर पे हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन एट 94 डिग्री सेंटीग्रेड। सो रिमेंबर नाउ यू कैन सी कि 2 अलग अलग स्ट्रैंड्स आपको मिल गए, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA हो गए। तो डीनेचुरेशन में आप डबल स्ट्रैंडेड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते हो। उसके बाद अलग अलग करने के बाद आप उस पर कुछ जोड़ने की कोशिश करोगे, आप उस पर कुछ अटैच करने की कोशिश करोगे, जिनका नाम है प्राइमर्स। तो ध्यान से देखो, ये आपने एक स्ट्रैंड अलग करा था, ये एक और स्ट्रैंड अलग करा था। अब आपने दोनों के ऊपर एक एक चीज जोड़ने की कोशिश करी है। तो ये जो अटैचिंग ऑफ प्राइमर्स होता है, अटैच का मतलब अनीलिंग, and this is done at 54 degrees। तो पहले डीनेचुरेशन करा, 2 से उसको सिंगल करा, फिर हर सिंगल स्ट्रैंड के ऊपर आपने एक एक प्राइमर अटैच करा। क्यों अटैच करा? बिकॉज आपने जो भी यहाँ अटैच करा था उसे कंप्लीट कर दो, एक्सटेंड कर दो, फिर जो यहाँ अटैच करा था फिर उसे कंप्लीट कर दो, एक्सटेंड कर दो। तो जो लास्ट स्टेप है दैट इज गोइंग टू बी एक्सटेंशन, एंड एक्सटेंशन इज गोइंग टू बी डन एट 72 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तभी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था आपको दाई, जो सीक्वेंस याद करनी है वो दाई याद करनी है, दैट इज डीनेचुरेशन, अनीलिंग as well as
एक्सटेंशन। पीसीआर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिस पर क्वेश्चन आता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड INI, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर FMG। जब बाकी सब पढ़ लो और टाइम बचे FMG के लिए तो ये पढ़ लेना। ओके, सो सैंगर सीक्वेंसिंग का जो पीसीआर होता है दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड पीसीआर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहला हो गया। दूसरा, व्हाट इज SBPE? सिंगल बेस प्राइमर एक्सटेंशन। सिंगल बेस प्राइमर एक्सटेंशन के नाम से आपको पता लगेगा कि आप इस पीसीआर में पूरे बॉडी के सारे जीन्स को नहीं टारगेट कर रहे हो, आप सारे जीन्स के बारे में जानना ही नहीं चाहते। आपको एग्जैक्टली पता है कि मेरे मतलब की चीज क्या है और मुझे किस चीज को टारगेट करना है, क्योंकि आपको पता है कि मरीज में क्या डिजीज है और वो क्या जेनेटिक ऑल्टरेशन लेके चल रहा है। कैसे पता है? बिकॉज कुछ चीजें तो हमने थ्योरी में पढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास हैरी सेल ल्यूकीमिया का पेशेंट है तो हमें पता है कि सारे ही हैरी सेल ल्यूकीमिया के पेशेंट्स में एक ही जेनेटिक ऑल्टरेशन मिल सकती है, कुछ और मिल ही नहीं सकता। ब्रैफ V600E म्यूटेशन, मतलब हमेशा ब्रैफ जीन में ही दिक्कत मिलेगी। और उसके कौन से कोडॉन में दिक्कत मिलेगी? कोडॉन 600। तो जब आपको पता है कि एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम निकल के आने वाली है मरीज में, तो आप इधर उधर के जीन्स को नहीं टेस्ट करना चाहोगे, तो आप जांच भी वही लगाओगे जो आपको एग्जैक्ट आंसर देगा। तो जब आपको ऑलरेडी चीजें पता है, नोन लोकस है, तो आप यूज करोगे सिंगल बेस प्राइमर एक्सटेंशन। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन, पायरो सीक्वेंसिंग। पायरो सीक्वेंसिंग का कब यूजेज किया जाता है? पायरो सीक्वेंसिंग मतलब जब हमारे पास लो ट्यूमर यील्ड है, जैसे कि आप कोई ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट की बायोप्सी कर रहे हो, पर क्योंकि आप फर्स्ट ईयर रेजिडेंट हो तो आपकी बायोप्सी टेक्निक्स पहला दिन था, अच्छी टेक्निक नहीं है, तो आपने जितने ट्यूमर सेल्स निकाले वो शायद सिर्फ 8 या 10% थे। बाकी गलती से आपकी बायोप्सी में आसपास का फैट आ गया, या फिर पेशेंट को बायोप्सी से पहले ही कोई अलग तरीके की मेडिसिन या उसने कोई देसी इलाज करा लिया था, तो हो सकता है उसके अंदर बहुत फाइब्रोसिस हो गया हो या किसी तरीके के ट्रीटमेंट के इफेक्ट्स दिखने लग गए हो। इस कारण से जो ट्यूमर सेल्स आपको मिले वो बहुत कम मिले। ऐसे सैंपल को बोला जाता है कंटैमिनेटेड सैंपल। तो कंटैमिनेटेड सैंपल या लो ट्यूमर यील्ड में हम करते हैं पायरो सीक्वेंसिंग। कमिंग टू द फोर्थ वन, जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी। इसके नाम में एसोसिएशन है, तो अगर आप कोई भी पॉपुलेशन, मतलब PSM और पैथो को कंबाइन कर दो तो ये वाली डिजीज है। जब भी आप किसी तरीके की पॉपुलेशन स्टडी करना चाहते हो, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आपने न्यूज पढ़ी होगी दैट इंडिया हैज बिकम द ओबेसिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इट हैज बिकम द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इट इज बिकमिंग द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब आप इन चीजों के बारे में जांच करना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि क्यों 1 करोड़ की जनता में से सबको क्यों डायबिटीज हो रहा है, ऐसा क्यों है। तो आप एक एसोसिएशन निकालना चाहते हो तो आप ये वाली स्टडी करोगे, जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी। कमिंग टू फिफ्थ वन, एम्प्लिकॉन लेंथ एनालिसिस। जब भी हमारा DNA बहुत लेंदी होगा, कोई डिजीज याद आ रही है? फॉर एग्जाम्पल फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में हमने पढ़ा था ना, कौन से रिपीट्स होते हैं? CGG CGG CGG। वो इतनी बार रिपीट हुए, अब की बार 200 पार वाला निमोनिक्स, 200 400 800 बार वो रिपीट ही होते चले गए। तो DNA इतना लेंदी हो गया, कौन से टाइप का PCR करोगे? एम्प्लिकॉन लेंथ एनालिसिस। कमिंग टू द सिक्स्थ वन, RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। 2 सिचुएशंस में किया जाता है। सबसे पहला, अगर मुझे पता ही नहीं कि इस डिजीज में क्या जेनेटिक ऑल्टरेशन है। देखो, जब मुझे एग्जैक्टली पता था तब तो मैंने SBPE करा था। जब मुझे कोई अंदाजा ही नहीं कि ये ब्रेस्ट कैंसर का केस है, इसमें दुनिया के 1000 जीन्स है जो म्यूटेशन शो कर सकते हैं, मुझे क्या पता इस मरीज में क्या है, तो उन सिचुएशंस में हम RFLP करेंगे। सेकंड, जब भी मैं जानना चाहती हूँ कि एक परिवार में किस तरीके की इनहेरिटेंस चल रही है, जैसे कि एक परिवार है जिसमें कोई बीमारी चल रही है, पर क्या वो ऑटोसोमल डोमिनेंट तरीके से चल रही है या XLR शो कर रही है या Y लिंक्ड है, तो पेडिग्री से जो चीजें नहीं सॉल्व हो सकती फिर हम वो RFLP से सॉल्व करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सेवेंथ, क्वांटिटेटिव और रियल टाइम PCR। इसके नाम से पता लग रहा है कि जब भी आप कोई चीज काउंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एवरीवन हैज हर्ड ऑफ CML में आपने वो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पक्का सुना होगा। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्या होता है? BCR ABL फ्यूजन। आप जानना चाहते हो कि BCR और ABL की कितनी कॉपीज है, क्योंकि ट्रीटमेंट देने से पहले मान लेते हैं कि 1000 कॉपीज मिली थी आपको मरीज में। ट्रीटमेंट देने के बाद अगर वो 1000 से 500 हो जाती है, कम हो जाती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं मरीज के लिए
फायदेमंद है। सो सिंपल, आपको जहां पे भी किसी चीज की क्वांटिटी जाननी है, नंबर जानना है, तो आप क्वांटिटेटिव पीसीआर करोगे, जिसको बोला जाता है रियल टाइम पीसीआर। नंबर 8, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव पीसीआर, जो सबने खुद ही रिपोर्ट अपनी भी देखी होगी कोविड के टाइम पे, बिकॉज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव पीसीआर इज डन जहां पर भी आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करके फिर पीसीआर करना चाहते हो। सो फॉर एग्जाम्पल कोविड, बट नाउ अगर आप किसी लेमैन से जाके पूछेंगे, नॉन मेडिको से, कि अच्छा कोविड में कौन सा पीसीआर कर रहे थे, तो वो कहेगा आरटी-पीसीआर। बट अगर आपसे पूछा जाए एज अ मेडिकल प्रोफेशनल कि कोविड-19 या कोरोना वायरस के लिए कौन सा पीसीआर हो रहा था, सो योर आंसर शुड बी आरआरटी-पीसीआर। आरटी तो सबको समझ आ गया था, दैट इज गोइंग टू बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बट सिंगल आर क्या हुआ, स्मॉल आर इज गोइंग टू बी रियल टाइम। मतलब आप इन दोनों का मिक्सचर कर रहे थे व्हेन इट केम टू कोविड। रियल टाइम में आप क्वांटिफाई भी कर रहे थे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव में आप डायग्नोसिस भी कर रहे थे। तो आप कोविड के लिए जो कर रहे थे दैट वाज आरआरटी-पीसीआर। तो पीसीआर्स आर नॉट ओवर। यहाँ तक तो सिर्फ नीट के बच्चों को भी जानना था। अब जो अगले 3 पीसीआर्स है वो INI-CET स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल है, दैट इज गोइंग टू बी नेस्टेड पीसीआर। नेस्ट, अगर आप एक चिड़िया का घोंसला देखेंगे तो हमेशा उसमें कपल, 2 चिड़िया बैठी हुई दिखेंगी, राइट। तो नेस्टेड पीसीआर भी वो चिड़िया के घोंसले की तरह है जिसमें आपको 2 चिड़िया बैठी हुई दिखेगी। मतलब आप इसके अंदर क्या यूज करते हो, आप कितने प्राइमर्स यूज करते हो, 2 प्राइमर्स। आप एक प्राइमर से नहीं पीसीआर करोगे, 2 से करोगे, ताकि आपको ज्यादा स्पेसिफिसिटी मिले। ये पीसीआर ज्यादा स्पेसिफिक रिजल्ट्स आपको लाके देगा। सो नेस्टेड पीसीआर, सो इट इज अ चिड़िया का घोंसला, 2 चिड़िया, 2 प्राइमर्स आर यूज्ड। ओके, जस्ट याद करने का तरीका। नेक्स्ट कमिंग टू ड्रॉपलेट पीसीआर। अगर आप किसी से ब्लड सैंपल लो, एक ड्रॉप लो, और उससे ब्लड सैंपल से आप एक ड्रॉप के ऊपर पीसीआर लगाओ, वेयर एज आप एक सैंपल ड्रॉप लो एंड उस ड्रॉप को छोटे छोटे बहुत सारे ड्रॉप्स में डिवाइड कर दो और हर ड्रॉप पे पीसीआर लगाओ, क्या ज्यादा स्पेसिफिक लग रहा है। तो वील रिपीट दिस। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ से पेशेंट का सैंपल लिया, पहले आप क्या कर रहे थे, इसका एक ड्रॉप लिया और एक ड्रॉप पे पीसीआर लगा दिया। अब आपने उस ड्रॉप को छोटे छोटे बहुत सारे ड्रॉप्स में डिवाइड कर दिया और हर ड्रॉप का आपने पीसीआर करा। हर ड्रॉप का अगर ध्यान से देखो आप पीसीआर कर रहे हो, तो कैन आई से कि अगर आप कोई चीज मल्टीपल ड्रॉप्स में डिवाइड कर देते हो, 1 ड्रॉप को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उस हर ड्रॉप में एक पीसीआर करा, तो उस ड्रॉप वाली स्टोरी को क्या बोलते हैं, ड्रॉपलेट पीसीआर। ये क्यों करा जाता है, क्योंकि जब भी कोई चीज मैं काउंट करना चाहती हूँ और इतने प्रेसिशन से काउंट करना चाहती हूँ कि 19-20 का भी नहीं फर्क होना चाहिए, एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन हम करना चाहते हैं, तो हम ड्रॉपलेट पीसीआर का यूज करते हैं। फाइनली कमिंग टू मल्टीप्लेक्स पीसीआर। मल्टीप्लेक्स पीसीआर इज लाइक ऑल मेनी स्टूडेंट्स हु वांट कि ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, थ्योरी, वीडियो लेक्चर, आरआर, एलआरआर कुछ भी ना देखना पड़े, बस आखिरी दिन मुझे एक 100 क्वेश्चन का ग्रैंड टेस्ट मिले और मैं वो पढ़ के जाऊं और मैं एग्जाम में पास हो जाऊं। तो वो चाहता है कि जल्दी जल्दी कुछ भी रैंडमली 24 घंटे में पढ़ो और एंड में रिजल्ट तुम्हारा अच्छा है। बट हम सब जानते हैं कि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला, और वो ही है स्टूडेंट मल्टीप्लेक्स पीसीआर के मतलब मल्टीप्लेक्स। इसमें इतने सारे प्राइमर्स यूज हुए, मल्टीपल प्राइमर्स यूज हुए मल्टीप्लेक्स में। मल्टीपल प्राइमर देखो, कुछ भी कहीं भी प्राइमर आपने डीएनए पे जाके लगा दिया, क्यों, क्योंकि आप टाइम बचाना चाहते थे और आपको ऐसा लग रहा था कि ऐसा बहुत सारे प्राइमर्स डालने से आप बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट लेके आओगे, बट जो एंड में रिजल्ट मिला वो ठीक नहीं था। सो ऑल्दो सुनने में लगता है कि मल्टीप्लेक्स पीसीआर में आपने मल्टीपल प्राइमर्स लगा के बहुत टाइम बचा लिया, बट एंड रिजल्ट जब मरीज के लिए यूजफुल ही नहीं है तो क्या काम। सो इट इज अ नॉन स्पेसिफिक टेक्निक। ये 3 पीसीआर आपको बायोकेम में INI-CET के लिए बहुत जरूरी है। Now we are done with this and coming to the last technique of genetic diagnosis, and that is going to be the CGH. CGH मतलब comparative genomic hybridization। जैसा कि उसका नाम है comparative। comparative मतलब आप 2 चीजों के बीच में comparison करोगे। जैसे कि यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन, जैसे आपके और मेरे जीन्स किसी ने लिए और उसे किस हरे रंग का एक कलर कोडिंग इसमें आपको दी जाएगी, तो आपने किसी के जीन्स लिए और उसमें ग्रीन कलर ऐड करा। फिर ये आपका मरीज है, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर या किसी कैंसर का मरीज है, आपने मरीज के जीन्स लिए और मरीज के जीन्स में आपने ऐड करा रेड कलर, तो मरीज को रेड कलर और नॉर्मल पर्सन को ग्रीन कलर। और कंपैरेट, तो आप 2 चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो ना, नॉर्मल और पेशेंट का कंपैरिजन। तो कंपैरेटिव वर्ड समझ आ गया। अब आप अगले 2 वर्ड समझो, दैट इज कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन। इन दोनों का कंपैरिजन करने के लिए, अगर मुझे 2 स्टूडेंट्स का कंपैरिजन करना है तो मैं उन दोनों को कहूंगी आओ यहाँ बैठो और एक ग्रैंड टेस्ट दे दो, मुझे समझ आ जाएगी। तो दोनों को क्या करा, दोनों को हमने हाइब्रिडाइज कर दिया, और हाइब्रिडाइज करने पर मुझे क्या रंग मिलेगा वो मुझे बताएगा कि पेशेंट में क्या डिजीज है। तो या तो रेड कलर मिल सकता है या ग्रीन कलर मिल सकता है। एंड
रिजल्ट में, या फिर दोनों को अगर इक्वल इक्वल मिला दें तो रेड और ग्रीन को मिलाने पे येलो कलर मिलता है। तो मतलब मुझे अब जो याद करना है वो याद करना है रेड लाइट। रेड लाइट कैसे होती है, ऊपर रेड फिर येलो फिर ग्रीन। सो यही हमने बनाया, देयर इज वन रेड कलर ओवर हियर, देन देयर इज नेक्स्ट इज गोइंग टू बी येलो एंड देन नेक्स्ट इज ग्रीन। तो अगर तो बीच का कलर आया मतलब येलो, मतलब ये दोनों इक्वल मात्रा में अगर मिक्स करे गए थे। नॉर्मल जीन्स और पेशेंट के जीन्स अगर बिल्कुल सेम है मतलब पेशेंट नॉर्मल है, दोनों इक्वल इक्वल रहेंगे तभी तो मेरे पास जो कलर आएगा वो येलो कलर का आएगा। रिपीटिंग, मतलब जैसे जैसे नॉर्मल जीन्स थे ग्रीन कलर के, वैसे ही वैसे मरीज के भी जीन्स थे, मरीज नॉर्मल है तभी तो दोनों के मिक्स करने पे येलो कलर आया। अगर मुझे मरीज का कलर ज्यादा देखने को मिला, मतलब अगर मुझे रेड कलर ज्यादा देखने को मिला, तो आपने रेड और ग्रीन मिलाया, पेशेंट और नॉर्मल मिलाया, पर रेड और ग्रीन मिलाने पर भी आपको रेड कलर ही ज्यादा दिख रहा है क्योंकि पेशेंट में कुछ ज्यादा काम कर रहा है, उसके जीन्स ज्यादा काम कर रहे हैं। गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, पेशेंट में किस तरीके की म्यूटेशन हुई है जीन्स में, गेन ऑफ फंक्शन, मतलब पेशेंट के जीन्स जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं। लास्ट सिनेरियो, आपने इन दोनों के जीन्स को मिलाया पर आपको लाल रंग उसके बाद कहीं दिखा ही नहीं, नॉर्मल नॉर्मल कलर ही दिखता रहा, मतलब ग्रीन ग्रीन कलर ही दिखता रहा। पेशेंट का कलर लाल रंग मैम गायब हो गया, क्यों? क्योंकि पेशेंट में जीन्स गायब हो चुके हैं, वो अपना लाल रंग दिखाएंगे ही नहीं। दिस मीन्स अब जो मरीज में म्यूटेशन हुई है उसमें जीन ने काम करना ही छोड़ दिया है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुई है। रिपीटिंग वंस अगेन, येलो कलर आया मतलब पेशेंट और जीन्स नॉर्मल, सब नॉर्मल है, येलो कलर मतलब नॉर्मल। अगर ऊपर वाला कलर आया मतलब रेड, तो जीन्स ज्यादा काम कर रहे हैं, गेन ऑफ फंक्शन। नीचे वाला कलर आया दैट इज ग्रीन, जीन्स नहीं काम कर रहे हैं, लॉस ऑफ फंक्शन। तो जैसे कि आप एक रेड लाइट याद करते हो, सेम तरीके से रेड ऊपर है तो गेन ऑफ फंक्शन, ग्रीन नीचे है तो लॉस ऑफ फंक्शन, येलो बीच में है तो नॉर्मल। तो अगर इस मरीज का पूछा गया तो ये नॉर्मल है। अगर ये ग्रीन कलर नीचे वाला कलर तो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, रेड पूछा गया तो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, येलो है तो नॉर्मल है, देन रेड है तो गेन ऑफ फंक्शन है, ग्रीन है तो लॉस ऑफ फंक्शन है। ऐसे एरो बना के एग्जामिनर आपसे पूछेगा। दिस इज द क्रक्स ऑफ कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन। क्विकली आंसर 2 क्वेश्चंस फॉर मी। देयर इज कैरियोटाइपिंग बीइंग डन यूजिंग फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। तो कौन सी बैंडिंग टेक्निक यूज करी होगी? फैंसी, कुछ फैंसी माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो तो क्वीन को ढूंढो, क्यू दैट इज क्वीन क्रीन बैंडिंग इज यूज्ड। Coming to the next question, there is a 54-year-old female. She has a breast lump measuring huge 9/7 in the upper outer quadrant. Breast lump की जो description है वो कैंसर की तरफ जा रही है, वो firm to hard है, टच करने पे फिक्स्ड भी है, और बायोप्सी पे आपको रिपोर्ट भी कैंसर की ही आई है। आप करना चाहते हैं कुछ जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग में आपने जब बायोप्सी करी तो ट्यूमर सेल्स बहुत कम निकल के आए, सिर्फ 8% ट्यूमर सेल्स अगर आपको मिले, तो आप कौन सी वो टेक्निक यूज कर सकते हो जिसमें लो ट्यूमर यील्ड में भी आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो? पायरोसीक्वेंसिंग। सो रिमेंबर, जब भी आपको एग्जामिनर लो ट्यूमर यील्ड का क्वेश्चन देगा आप ढूंढोगे पायरोसीक्वेंसिंग। बट एज पर रॉबिन्स 10th एडिशन एक अपडेट आया है, दैट इज अगर पायरोसीक्वेंसिंग के ऊपर एनजीएस लिखा होगा, दैट इज नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, तो पायरोसीक्वेंसिंग से भी ज्यादा और एडवांस्ड टेक्निक होती है एनजीएस, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, जो आप सिलेक्ट करोगे। तो अगर एनजीएस है तो एनजीएस सिलेक्ट करो, अगर एनजीएस नहीं है तो पायरोसीक्वेंसिंग सिलेक्ट करो। दैट फिनिशेस ऑफ ऑल ऑफ योर diagnostic techniques done. Before we end genetics, there are 2 miscellaneous topics that I want all of you to know. The first one that we have over here is going to be the Barr body और Davidson body. देखा जाए तो दोनों सेम चीज है, just 2 miscellaneous topics. देखा जाए तो Barr body Davidson body में क्या कोई अंतर है? बिल्कुल भी नहीं। दोनों क्या दर्शाते हैं? दोनों बताते हैं हमें इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम के बारे में, जिसका मतलब है ये सिर्फ फीमेल्स में देखे जाते हैं। फीमेल का जीनोटाइप क्या होता है? 46XX, और ये तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि जब भी कोई चीज डबल में होगी तो एक को आप यूज करना और एक को आप सोने भेज देना। बिल्कुल यही करा, एक एक्स क्रोमोसोम को आपने एक्टिव रखा और एक एक्स क्रोमोसोम को आपने बोला कोई जरूरत नहीं है, जाओ आराम करो, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम को आपने इनएक्टिव कर दिया। एक काम करेगा जिंदगी भर, एक काम नहीं करेगा। तो जो काम नहीं करेगा इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को 2 नाम दिए गए हैं, या तो उसे बार बॉडी बोल सकते हैं या डेविडसन बॉडी। तो मतलब दोनों का सेम है, पर 2 अलग अलग नाम क्यों दिए गए? बिकॉज कहाँ से आप उसको देखने की कोशिश कर रहे हो वो डिफरेंट है। अगर आप पेशेंट से बक्कल म्यूकोजा का सैंपल लेते हो, मतलब अंदर से चीक में से स्क्रेप करके बक्कल म्यूकोजा का सैंपल लोगे, तो ये देखो बक्कल म्यूकोजा के सेल के अंदर क्या आपको एक अलग से डॉट दिखाई दे सकता है?
यस इसी को बोलते हैं बार बॉडी। तो बार बॉडी यदि आप देखना चाहते हो तो आपको मरीज का जो सैंपल है वो बकल म्यूकोजा से लेना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप यही डेविडसन बॉडी बोलो है तो ये वो भी वही है, दैट इज इट इज एन इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम। पर डेविडसन बॉडी आपको कौन से सेल में देखने को मिलती है? न्यूट्रोफिल में। रिमेंबर डेविडसन, डी फॉर डेविडसन, डी फॉर ड्रम स्टिक। मतलब कैसा दिखती है डेविडसन बॉडी? अगर आप देखो न्यूट्रोफिल में से एक स्टिक की तरह, छड़ी की तरह कुछ निकलता हुआ दिखेगा। एक्चुअली इट्स लाइक अ ड्रम स्टिक। सो रिमेंबर ड्रम स्टिक बॉडी इज गोइंग टू बी डेविडसन बॉडी। तो मतलब दोनों हैं तो वही इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम। कहां से आप सैंपल ले रहे हो उसका डिफरेंस है। एक और न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में पूछा जाता है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोस और नंबर ऑफ बार बॉडीज। अगर कोई आपसे पूछे कि एक इंसान है उसमें कितनी बार बॉडीज हैं, आप करोगे नंबर ऑफ बार बॉडीज इज x-1। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग किसी का जीनोटाइप है ये 48XXXY एंड आई आस्क यू प्लीज इसकी बार बॉडीज बता दो कितनी है। आप करोगे x-1, x कितने हैं 3 -1 मतलब बार बॉडीज कितनी होंगी 2 बार बॉडीज। दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। x-1 मतलब बार बॉडीज। This is one miscellaneous topic. The last miscellaneous topic is going to be codominance. Codominance मतलब दो जीन्स में देखी जाती है। सबसे पहले जिन लोगों का ब्लड ग्रुप AB है उन लोगों में आप देखो कौन से जीन्स हैं। जैसे अगर मेरा ब्लड ग्रुप B है तो कैपिटल में सबसे डोमिनेटिंग जीन मेरे पास कौन सा होगा? मेरे पास B वाला जीन होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप AB है मतलब आपके पास दो डोमिनेटिंग जीन्स थे, आपके पास डोमिनेटिंग A भी था, आपके पास डोमिनेटिंग B भी था। मतलब इसके अंदर एक ये वो ब्लॉकबस्टर मूवी है जिसमें सलमान खान शाहरुख खान दोनों है। सो देयर इज ब्लॉकबस्टर A हीरो एंड ब्लॉकबस्टर B हीरो। अब एक मूवी में अगर दो ब्लॉकबस्टर हीरो होंगे तो दोनों अपना बेस्ट काम दर्शाने की कोशिश करेंगे, मतलब दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे, दोनों एक साथ काम करेंगे। उससे क्या बोला? कोडोमिनेंस। तो जब दोनों डोमिनेंट जीन्स एक साथ काम करना शुरू कर दें उसे बोला जाता है कोडोमिनेंस। तो एक तो AB ब्लड ग्रुप वाले लोग कोडोमिनेंट होते हैं और दूसरा है HLA जीन। तो इन दोनों पर क्वेश्चन आता है, AB ब्लड ग्रुप एंड HLA जीन आर गोइंग टू बी कोडोमिनेंट। फाइनली जेनेटिक्स चैप्टर खत्म। अब इसके बाद जो अगला चैप्टर आप पढ़ोगे जनरल पैथोलॉजी में दैट इज गोइंग टू बी नियोप्लेसिया।